एजुकेशन इन प्लूरल सोसाइटी बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 3rd एंड सेमेस्टर 5th। एजुकेशन के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के पर्पस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं वो सारे क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं। मैं मनीष वर्मा, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी टॉपिक आपसे मिस ना हो जाए और कहीं आप ना हो जाओ। फिर सबसे पहले एक नजर हम अपने सिलेबस पर डाल लेते हैं। सिलेबस में टोटल 3 यूनिट्स दिए गए हैं और एक यूनिट के अंदर 3 चैप्टर हैं और इस तरीके से टोटल हमारे पास हो जाते हैं 9 चैप्टर्स। और 9 चैप्टर्स में से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं आपको एक एक करके वो सारे समझा दूंगा और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना होगा। आखिर ये सिलेबस है किसके ऊपर? अगर आप नाम देखोगे तो टॉपिक का नाम ही है एजुकेशन इन प्लूरल सोसाइटी, यानी कि भारत के अंदर एक नहीं अनेक धर्म के लोग, जाति मजहब के लोग रहते हैं। अब उनके बीच में एजुकेशन किस प्रकार दी जाए, आखिर कौन कौन सी इनइक्वालिटीज होती है, लोगों के सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है, हम इन चीज को समझेंगे। डाइवर्सिटी क्या होता है, इन सब चीज को समझने के बाद हमारे पूरे सिलेबस में जो चैप्टर्स दिए गए हैं, जैसे फर्स्ट चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग प्लूरलिज्म, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर, इसके अंदर हम बहुलवाद और विविधता को डीपली समझेंगे। एंड सेकंड चैप्टर हम पढ़ेंगे इनइक्वालिटीज के बारे में। थर्ड चैप्टर है एजुकेशन एंड सोशल मोबिलिटी, यानी कि भारत के अंदर एजुकेशन पॉलिसीज क्या है, आखिर उन स्टूडेंट्स के लिए क्या पॉलिसी जो माइनॉरिटीज के अंदर है। एंड इसके बाद सेकंड यूनिट का जो हमारा फोर्थ चैप्टर है वह बच्चे की घरेलू भाषा, स्कूल, शिक्षा, पुस्तक, यानी कि बच्चा कैसे विकास करता है और किस तरीके से उसको स्टार्टिंग एजुकेशन दी जाती है, इसका पूरा प्रोसीजर क्या होता है, एजुकेशन का लैंग्वेज क्या होता है। एंड इसके बाद जो आता है थर्ड यूनिट, उसके अंदर 7 चैप्टर है सामाजिक श्रेणी के रूप में, जेंडर और स्कूल एवं समाज में सामाजिकरण, यानी कि जेंडर का क्या रोल है स्कूल एजुकेशन में। जेंडर का मतलब यहाँ पे सिंपल ये है कि गर्ल्स और बॉयज में जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है चाहे गाँव या शहरों में, आखिर उसका क्या रोल है आज एजुकेशन में। कई बार ऐसा होता है कि लड़कियों को पढ़ाया कम जाता है, उनको ये लगता है कि शादी कर दी जाएगी तो आगे पढ़ के क्या करेगी, बट आज तो मेंटलिटी में चेंज आया है। लेकिन जेंडर का बहुत बड़ा रोल है एजुकेशन के अंदर, ये हम पढ़ेंगे अपने 7 चैप्टर के अंदर। 8 चैप्टर है जेंडर, कास्ट, क्लास एंड रिलीजन। इन सभी में अंतर क्या है, आखिर इनका क्या इम्पैक्ट है एजुकेशन पे, आज के सोसाइटी में क्या क्या रोल है इनका। एंड 9 चैप्टर है हमारा शैक्षणिक संदर्भ में जेंडर, यानी कि जेंडर इन एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट। तो जेंडर को हम डिफाइन करने वाले हैं। तो इस तरीके से हमारा पूरा सिलेबस है और सिलेबस बहुत इंटरेस्टिंग है। एक एक करके आपको मैं समझाने वाला हूँ। इसमें से जितने भी चैप्टर्स दिए गए, हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन लूंगा और आपको समझा दूंगा। आपके एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। एक शर्त है, आपको ये पूरी वीडियो एंड तक देखना है ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो जाए। अब हम समझते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संदर्भ में बहुलवाद और विविधता की व्याख्या कीजिए, यानी कि एक्सप्लेन प्लूरलिज्म एंड डाइवर्सिटी इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। आपको यही बताना है कि बहुलवाद और विविधता, इन दोनों का मतलब क्या होता है। कुछ हद तक इन दोनों का मतलब सेम ही होता है, लेकिन कुछ डिफरेंस भी है। अब वो क्या क्या है इसके बारे में हम आगे समझने वाले हैं। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए आंसर का फॉर्मेट, और आंसर के फॉर्मेट में सबसे पहले आपको डाइवर्सिटी यानी कि विविधता के बारे में बताना है। देखिए, भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे एक नहीं अनेक भाषाओं वाले, धर्म, जाति और मजहब वाले लोग रहा करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत एक घर है और इन्हीं को मिलाकर बनता है हमारा भारत महान। इस तरीके से कहा जा सकता है कि सांस्कृतिक, भाषाई और धार्मिक विरासत के लिए भारत दुनिया भर के अंदर जाना जाता है। इसी को हम डाइवर्सिटी कहते हैं। बट लोगों का अलग अलग होना ही डाइवर्सिटी नहीं है, अलग अलग जियोग्राफिकल कंडीशन भी होता है। अब भारत के अंदर सारी ऋतुएं मिल जाती है आपको। भारत के आप नॉर्थ में जाओगे तो कुछ और एटमोस्फेयर होगा, साउथ में कुछ और है, ईस्ट में कुछ और है तो वेस्ट में कुछ और है। तो डाइवर्सिटी सिर्फ इंसानों में नहीं है, इन लोकेशन में भी है, जिनके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो ये हमारे भारत की पहचान, और इस तरीके से बनता है ये भारत, जो हमारी राष्ट्रीय पहचान है। दुनिया भर में जब भी डाइवर्सिटी वाले कंट्री का नाम आता है तो टॉप पे उसमें भारत का नाम आता है। हाँ, ये बात भी ठीक है कि जिस भी कंट्री में डाइवर्सिटी होता है वहां पे कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। हाँ, छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट होंगे क्योंकि अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग भाषाएं के लोग हैं, उनकी नीड्स अपनी अपनी है। कोई अलग डिमांड कर रहा है, कोई इसी डिमांड को कोई एक्सट्रीम बना के बाहर से भी अलग होने की बात कर देता है। और ऐसा कई बार हुआ है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी हुआ, आप देखिए पंजाब में भी हुआ। तो जाहिर सी बात है कि जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको भारत बहुत अच्छे तरीके से डील भी करता है। इसलिए भारत की ये खूबसूरती है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि विविधता में भी एकता है, और ये अब तक कायम है और आगे ऐसे ही कायम भी रहे। तो इंट्रोडक्शन बता देने के बाद अब आपको ये बताना होगा कि विविधता और बहुलवाद, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आखिर इन दोनों का अलग अलग मतलब क्या होता है। इन दोनों को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं बहुलवाद का मतलब क्या होता है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है प्लूरलिज्म। अब ये प्लूरलिज्म का मतलब क्या है या डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, एक एक करके आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारत के अंदर बहुलवाद का कॉन्सेप्ट। आप पहले इस वर्ड को समझिए। बहुल का मतलब क्या होता है, मेजोरिटी, यानी कि एक ऐसा देश
जहां पे एक धर्म या किसी जाति की संख्या बहुत ज्यादा है, एक कम्युनिटी के लोग मेजोरिटी में है और इसके ठीक अपोजिट एक कम्युनिटी के लोग माइनॉरिटी में है, उनकी संख्या कम है। तो बहुलवाद यानी कि प्लुरलिज्म का मतलब सिंपल ये होता है कि जिस भी देश के अंदर जो लोग माइनॉरिटी में है, जिनकी संख्या कम है, वो बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के बिल्कुल इंडिपेंडेंट तरीके से जी सके, इसी को सिंपल बहुलवाद कहा जाता है। यानी कि बहुमत हावी ना हो। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं आपको श्रीलंका का। श्रीलंका के अंदर जो सिंगली बोला करते थे, इनकी मेजोरिटी थी, ये बहुत ज्यादा संख्या में थे, लगभग 74%। और जो तमिल बोलने वाले थे ये वहां पे सिर्फ 18% ही थे। और इस सिंगली वालों ने तमिलों पर बहुत अत्याचार किया, इनको पॉलिटिकल राइट्स, एजुकेशन राइट्स से भी वंचित कर दिया, रेस्ट्रिक्शन लगा दिए, इनकी इंडिपेंडेंस छीन ली। इस वजह से काफी दंगे फसाद हुए। 1976 में श्रीलंका में लिट्टे बना और इसने खूब आतंक मचाया तमिलों की तरफ से। यानी कि इस तरीके से अगर जो मेजोरिटी में है और वो माइनॉरिटी पे हावी हो जाए तो जाहिर सी बात है कि उस देश के अंदर खतरा पैदा हो जाएगा। और ये आपने कभी ना कभी पढ़ा या सुना जरूर होगा। अब इस कंडीशन पे हम वापिस आते हैं। तो बहुलवाद का सिंपल मतलब हुआ समाज का वह स्वरूप या एक ऐसी सोसाइटी जहां पे अल्पसंख्यक यानी कि जो लोग मेजोरिटी में हैं, ये लोग माइनॉरिटी पे हावी ना हो। जो संख्या में कम है, जो अल्पसंख्यक है, ये बिना किसी डर के, ये बिना किसी रेस्ट्रिक्शन, प्रतिबंध के अपनी परंपराओं, अपने कल्चर को फॉलो करते हुए जी सके। अगर जो अल्पसंख्यक में और बहुसंख्यक समाज उन पे हावी हो जाए और उनको ये कहे कि तुम्हारी संख्या कम है और तुम्हें हमारे अकॉर्डिंग चलना होगा, हमारे कल्चर को अपनाओ, हमारी लैंग्वेज बोलो, हमारे परंपराओं को, हमारी संस्कृति को बढ़ावा दो, हमारी संस्कृति को फॉलो करो, उनको अपनी परंपराओं और कल्चर के अकॉर्डिंग जीने के लिए आजाद छोड़ दे। अगर ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए जिससे कि अल्पसंख्यक खतरे में आ जाए, तो जाहिर सी बात है कि बहुलवाद का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो जाएगा। तो ये होता है बहुलवाद का मतलब। और अगर हम इसको भारतीय कॉन्सेप्ट में समझते हैं तो भारत के अंदर भी अनेक भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। लगभग भारत के अंदर 1600 लैंग्वेज बोली जाती है, 1600। भारत में एक नहीं अनेक रिलीजन के लोग भी रहते हैं, जिसमें मेजर जो है वो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, कई सारे ऐसे रिलीजन है। बट इन सबका अपना अपना एग्जिस्टेंस है और बिना किसी इंटरफेयर के वो रह रहे हैं। संवैधानिक राइट्स मिला हुआ है और इन सभी रिलीजन के लोगों के पास अपने राइट्स भी हैं। और इन रिलीजन के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट, संविधान बैठा हुआ है। यही है भारत की खूबसूरती, जिसमें अनेक धर्म, भाषा, जनजाति, प्रजाति और जातियां, उपजातियां के लोग हैं। और भारत ऐसे लोगों का एक घर है जहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं जो अपने आप पे अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं। और इन सबको मिलाकर पूरा भारत बना हुआ है और इसलिए भारत को एक इन सभी लोगों का घर कहा जाता है। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ प्लुरलिज्म इन इंडिया, यानी कि भारत के अंदर बहुलवाद के कितने प्रकार हैं। बहुलवाद का क्या मतलब होता है, हमें यह तो समझ में आ गया कि जो माइनॉरिटी में है, जिनकी संख्या कम है, इनके पास भी आजादी हो, रिलीजियस राइट्स हो, ताकि ये अपने परंपराओं को मानते हुए जी सके, कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो। अब ये समझ लेने के बाद हम ये समझते हैं कि बहुलवाद के प्रकार कितने हैं। अब कितने टाइप्स के होते हैं ये। सबसे पहला प्रकार होता है धार्मिक बहुलवाद, यानी कि धर्म के अंदर भी बहुलवाद है। मेजोरिटी और माइनॉरिटी का कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे लोग हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अलग अलग धर्म के भी लोग हैं। अब इसको समझने के लिए हम पहले एक डेफिनेशन देखते हैं। देखो, हिंदू धर्म, इस्लाम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन धर्म के साथ साथ अलग अलग स्वदेशी, आदिवासी, इतने सारे भारत के अंदर सिस्टम है जिसमें लोग विश्वास करते हैं। यानी कि सबका बिलीफ सिस्टम है जिसकी वजह से वो जी रहे हैं। सबकी अपनी अपनी परंपराएं हैं, अपने कस्टम्स है, रीति रिवाज है। अब वो चाहे खाने के, रहने के, पीने के, एंड शादी के, उसके बाद बच्चे के, हर कुछ पे अपने अपने सबके नियम है। आपको हर एक घर के अंदर नए नए नियम मिल जाएंगे देखने को। तो यही तो डाइवर्सिटी है कि भारत के अंदर एक नहीं अनेक तरह के लोग हैं जिनके कल्चर भी अलग है। और इन सभी को जो प्रोटेक्ट करता है वो संविधान करता है। तो आपको ये सिंपल यही बताना है, जो धार्मिक बहुलवाद है, धार्मिक बहुलवाद का मतलब अलग अलग धर्म के जो लोग हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए संविधान है। और संविधान के आर्टिकल 25 से लेकर 28 में दिया गया है भारत के अंदर धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी। यानी कि धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप अपने धर्म को फॉलो कर सकते हो, लेकिन आप किसी और के धर्म में इंटरफेयर नहीं कर सकते, और ना ही जबरदस्ती आप उसको अपने धर्म में कन्वर्ट करवा सकते हो। ये आजादी दी गई है हमें हमारे संविधान के द्वारा। तो संविधान भेदभाव पे रोक लगाता है। ये हो गया धार्मिक बहुलवाद, यानी कि रिलीजियस प्लुरलिज्म। एंड इसके बाद है सांस्कृतिक बहुलवाद, यानी कल्चरल प्लुरलिज्म। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, सांस्कृतिक रूप से भारत के अंदर बहुत अलग अलग संस्कृति के लोग हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, भारतीय संस्कृति में अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग फेस्टिवल्स हैं, अलग अलग कला है। अब साउथ की, वेस्ट की, नॉर्थ की, ईस्ट की, सबकी अपनी अपनी कला है।
जब भी 26 जनवरी पे जब परेड होता है हम देखते हैं कि भाई ये राजस्थान का परेड हुआ है, ये बिहार का हुआ, ये झारखंड का, यूपी का, महाराष्ट्र का, ये उड़ीसा का, असम का, मिजोरम का, तेलंगाना का, सबका अपना अपना होता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि भारत के अंदर सभी की कल्चर ही अलग है। भारत तो बना ही है भाषा के आधार पर। भारत के जो राज्य फॉर्म हुए हैं वो भाषा के आधार पर हुए हैं और उनकी लैंग्वेज ही अलग है। तो जाहिर सी बात है कि उनका अपना ही परंपरा है और यही परंपरा मिलकर उनको आपस में जोड़ता है। इसलिए जब हम कल्चरल प्लुरलिज्म की बात करते हैं तो भारत में जितने भी लोग हैं उनकी अलग अलग संस्कृति है। अब वो चाहे खाने पीने की हो या पहनावे की हो या बोलचाल की हो। जैसे अगर हम खाने पीने की बात करें तो हरियाणा का कुछ और फेमस है तो राजस्थान का कुछ और है। अब जैसे बिहार को देख लो भाई, आप लिट्टी चोखा कितना फेमस है। अब जब हम साउथ में जाएंगे तो वहां पे इडली, डोसा, अपना अपना कल्चर है सबका। तो इस तरीके से पूरा कल्चर मिला हुआ है, जिनका अपना अपना व्यंजन है, बहुत फेमस है ये। तो ये क्या है? अलग अलग संस्कृति की एग्जाम्पल है। पहनावा देख लीजिए आप, गुजरात, हरियाणा, बिहार, झारखंड और साउथ का कल्चर देख लीजिए आप, लोग लुंगी पहना हुआ पसंद करते हैं ज्यादा। एंड अभी भी वहां पे केले के पत्ते पे खाना खाया जाता है, तो उनका अपना एक कल्चर है। बट नॉर्थ इंडिया में ऐसा इतना नहीं है कि लोग पत्ते पे खाना खाएंगे, लेकिन वहां पे अभी भी लोग खाते हैं। तो उनका यह अपना कल्चर है, ये कल्चर से अटैचमेंट है, ये उनका अपना कस्टम चला आ रहा है जो कि कई सालों चला आ रहा है। तो ये क्या है? ये अलग अलग जो सांस्कृतिक बहुलवाद है, यानी कि अलग अलग संस्कृति का होना। और इन सभी संस्कृतियों ने मिलकर भारतीय संस्कृति को बहुत समृद्ध बना दिया है। दुनिया भर के अंदर जब भी लोग यहाँ पे आते हैं तो भारत की इसीलिए तारीफ की जाती है कि भारत इतना डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी किस तरीके से एक नींव पे बिल्कुल टिका हुआ है, खड़ा है और हमेशा से मजबूत बन के रहा है। आप किसी भी देश को उठा के देख लो, दुनिया भर के अंदर ऐसी डाइवर्सिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो ये भारत की खूबसूरती है, ये जिस पे हमें गर्व होना चाहिए। अब इसका जो अगला प्रकार है वो है राजनीतिक बहुलवाद, यानी कि पॉलिटिकल प्लुरलिज्म। अब राजनीति के अंदर भी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं। जैसे संस्कृति में लोगों की अलग अलग संस्कृति है, धर्म के अंदर लोगों को अलग अलग धर्म है, वैसे राजनीति के अंदर भी लोगों के आइडियोलॉजी, विचारधारा के आधार पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज बनेंगी। इसको कहा जाता है राजनीतिक बहुलवाद, यानी कि अलग अलग तरीके के राजनीतिक पार्टियां। अब इसमें आप देखोगे आम आदमी पार्टी, चाहे बीजेपी है, कांग्रेस है, इन सब की अपनी अपनी आइडियोलॉजी है जिसको लेकर इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज बनाया हुआ है। और जिस भी पॉलिटिकल पार्टी से लोग जुड़े हुए होते हैं तो जाहिर सी बात है कि सभी लोगों की आइडियोलॉजी भी अलग अलग होती है, तभी वो इन पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे होते हैं। अब जरा आप खुद देखिए, जो बीजेपी का सपोर्टर होगा वो बीजेपी की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाला होगा, जो कांग्रेस का सपोर्टर है वो कांग्रेस की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाला है। यानी कि लोग भी विचारधारा के आधार पर बटे हुए हैं जो अपनी अपनी आइडियोलॉजी के अनुसार पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करते हैं। और इस आधार पर भारत के अंदर सैकड़ों पॉलिटिकल पार्टीज बने हुए हैं। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज बनाने के सिर्फ 3 तरीके हैं। पहला तरीका होता है वन पार्टी सिस्टम, जिसमें सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी होती है। जैसे चाइना को देख लीजिए आप, कम्युनिस्ट पार्टी एक ही पॉलिटिकल पार्टी है। छोटी मोटी पार्टियां होगी भी तो उनका कोई भी अस्तित्व नहीं रहेगा, वो सब कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर में ही रहते हैं। एंड इसके बाद 2 पार्टी सिस्टम, 1 पार्टी सिस्टम के बाद 2 पार्टी सिस्टम आता है, जो कि ब्रिटेन में, अमेरिका में, यहाँ पे काफी फेमस है ये। जैसे अमेरिका में देखोगे आप तो डेमोक्रेटिक पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी है। ये 2 पार्टी मेजर पार्टी होती है, एक पोजीशन में होता है तो एक अपोजिशन में होता है। इन्हीं की सरकार होती है, इनमें से ही कोई एक अपोजिशन में होता है। और ये ब्रिटेन और अमेरिका में बहुत फेमस है ये। एंड इसके बाद आती है 3rd पॉलिटिकल सिस्टम, जिसको मल्टी पार्टी सिस्टम कहा जाता है। और मल्टी पार्टी सिस्टम भारत में अडॉप्ट किया गया, जहां पे एक नहीं अनेक पॉलिटिकल पार्टी है। अगर आज भी देखोगे आप तो भारत में लगभग 2000 पॉलिटिकल पार्टीज है, लेकिन हम जानते कितने को हो? 5, 6, 10, 12 को जानते होगे आप, इससे ज्यादा तो जानते ही नहीं है। इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज भारत में बनी हुई है। और जो भी पॉलिटिकल पार्टी बनती है उनकी अपनी आइडियोलॉजी होती है, अपना विजन होता है, इस आधारित पॉलिटिकल पार्टी बनती है। यानी कि पॉलिटिक्स में भी भारत के अंदर बहुलवाद है, कुछ मेजोरिटी में है, कुछ माइनॉरिटी में है, और एक नहीं अनेक पॉलिटिकल पार्टीज है। और इन सभी को मिलाकर भारत एक बना हुआ है संघीय गणराज्य। यानी कि भारत एक ऐसा राज्य है जहां पे एक नहीं सैकड़ों पॉलिटिकल पार्टीज है, इसलिए भारत को राजनीतिक रूप से भी बहुलवाद कहा जाता है, यानी कि राजनीतिक बहुलवाद के नाम से जाना जाता है। तो जो डाइवर्सिटी है ये सिर्फ डिफाइन करता है अलग अलग लोगों को, उनकी कल्चर को, लैंग्वेज को, रिलीजन को, कि कितने प्रकार के लोग रहते हैं एक देश के अंदर। लेकिन जो बहुलवाद है, प्लुरलिज्म, ये बताता है किस तरीके से माइनॉरिटी सुरक्षित रहे और उनको कोई खतरा ना हो, वो आजादी से अपनी परंपराओं को फॉलो कर सके। तो यही डिफरेंस है विविधता यानी कि डाइवर्सिटी और बहुलवाद में। अब हम समझते हैं आखिर विविधता का मतलब क्या होता है, यानी कि डाइवर्सिटी इन इंडिया। ये तो बहुत आसान टॉपिक है। भारत के अंदर डाइवर्सिटी है और ये कई सालों से चलते आ रही है और कई सालों तक ये कायम भी रहेगी। और ये डाइवर्सिटी होने का भारत में 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। देखो, विविधता का अर्थ क्या होता है? लोगों के समूह के बीच सामूहिक विभिन्नता, यानी कि एक कम्युनिटी के अंदर अलग अलग तरह के लोगों का होना। अब ये अलग अलग तरीके के जो लोग होते हैं ये किन चीजों में डिफरेंट होते हैं दूसरे लोगों से? पहला, अपने रिलीजन को लेकर,
दूसरा, इनके पास अपना लैंग्वेज होता है। अब भारत के साउथ पे जाओगे तो वहाँ पे तमिल, तेलुगु, मलयालम बोलोगे। अब नॉर्थ में आओगे तो यहाँ पे हिंदी ज़्यादा प्रचलन में है। इसके बाद भी राजस्थान की राजस्थानी भाषा है, और बिहार की भोजपुरी है, गुजरात की गुजराती है, महाराष्ट्र की मराठी है, पंजाब की पंजाबी है। तो अलग अलग कम्युनिटी में जाओगे तो वहाँ की अपनी एक लैंग्वेज है जिसके आधार पे वो बने हुए हैं। तो उनका रिलीजन अलग है, लैंग्वेज अलग है, उनकी कास्ट अलग है, और इसी आधार पे बने हुआ है भारत एक नेशन। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आता है नेशन का, जिसको हिंदी में कहा जाता है राष्ट्र। और राष्ट्र का मतलब क्या होता है? बंधन। यानी कि इतने लोग अलग अलग धर्म, जाति, मजहब के होने के बाद भी उनका इतिहास एक है। वो लंबे समय से ये सब के सब एक साथ आ रहे हैं, इसी बंधन में बंधे हुए हैं, और उनका जन्म उसी जगह पे हुआ है, तभी तो वो अपना उस जगह से जुड़ाव महसूस करते हैं, और इसी को कहा जाता है राष्ट्र। और जब वो एक जगह पे रहने लग जाते हैं तो ये बन जाता है राष्ट्र और राज्य। राष्ट्र का मतलब सिंपल है, लोग और लोगों की संस्कृति, उनका कल्चर। और जब वो एक देश आजाद हो जाता है, वो किसी का गुलाम नहीं होता, तो वो बन जाता है राष्ट्र, राज्य, नेशन, स्टेट। भारत 1947 से पहले ब्रिटिश स्टेट हुआ करता था। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के हम गुलाम थे। 1947 के बाद हम एक नेशन स्टेट बन गए, ब्रिटिश स्टेट खत्म। और दुनिया भर के अंदर जो भी कंट्री है वो राष्ट्र राज्य है। क्यों? क्योंकि वो आजाद है, और उनके देश के अपनी खुद की एक कल्चर है, लोगों का अपना लैंग्वेज है, रिलीजन है। तो सभी लोग अलग अलग रूप से बटे हुए हैं। लेकिन पहले डेफिनेशन क्या था कि एक ही धर्म, कल्चर के लोग होने चाहिए पूरे देश के अंदर, ये नेशन कहलाएगा। बट आगे चल के जब डाइवर्सिटी आया तो नेशन की डेफिनेशन चेंज हो गई। डेफिनेशन क्या हो गया कि एक ही देश के अंदर अलग अलग धर्म, जाति, लैंग्वेज के लोगों का होना, उनकी एथनिसिटी अलग होना, और इस तरीके से ये हो गया नेशन की डेफिनेशन। बट आज जो नेशन की डेफिनेशन है ये और चेंज हो गई है। इसमें क्या हुआ है? वह विभिन्नता जो एक समूह के लोगों को दूसरे समूह से अलग करती है। इस तरीके से नेशन की जो डेफिनेशन है ये टाइम टू टाइम चेंज हो गई है। अब इसमें चेंजेस क्या हुआ है? तो पहले सिर्फ लोगों में डिफरेंस देखा जाता था, और अब ये जो डिफरेंस है आज के टाइम पे जो बात की जाती है, आज की जाती है ऑर्गेनिक डिफरेंस की, ऑर्गेनिक डाइवर्सिटी की, रिलीजियस डाइवर्सिटी की, कल्चरल डाइवर्सिटी की, एंड लैंग्वेज की डाइवर्सिटी, यानी कि अनेक तरह के लोगों का होना। तो वर्तमान यानी कि आज के टाइम की बात बता रहा हूं मैं, जो नेशन का डेफिनेशन ही चेंज कर दिया लोगों ने। क्योंकि अब तक यही पढ़ाया जाता था कि डाइवर्सिटी का मतलब ही होता है एक जगह पे अलग अलग धर्म के लोग, जाति के लोग, मजहब के लोग, उनकी लैंग्वेज अलग, यही है सिंपल डाइवर्सिटी यानी कि विविधता। तो आज के टाइम पे विविधता यानी कि डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? जाति, वर्ग, वर्ग मतलब अमीर और गरीब, क्षेत्र यानी कि साउथ में कैसा कल्चर, एटमोस्फेयर है, नॉर्थ में कैसा है, ईस्ट में कैसा है, तो वेस्ट में कैसा है, ये देखना। एंड नदियां, पहाड़, झरने, ये फूलें, बरसातें, इन सबको देखना। अलग अलग डाइवर्सिटी है, हर जगह पे अलग होता है। रेगिस्तान होगा तो कहीं पे बहुत सूखा होगा, तो कहीं पे पानी पानी होगा, तो कहीं पे बहुत बरसात होगी, तो कहीं की जमीन बहुत उपजाऊ होगी। तो ये भी तो एक डाइवर्सिटी ही है। धर्म अलग, सामाजिक, सांस्कृतिक, लिंग, आज जेंडर की बात की जाती है, पहले जेंडर वगैरह नहीं होता था, आज जेंडर आ गया है लिंग के आधार पे। एंड ग्रामीण और शहरी बस्तियों की विविधता, यानी कि भारत के अंदर आज का जो कॉन्सेप्ट है विविधता का, वो सिंपल क्या है? जाति, वर्ग, क्षेत्र, धर्म, सामाजिक, सांस्कृतिक, लिंग और ग्रामीण, गांव और शहर के आधार पे भारत के अंदर लोगों का अलग अलग होना। ये इसकी एक डेफिनेशन है जो आपको आंसर में मेंशन करना है। इसके बाद हम देखते हैं भारत के अंदर डाइवर्सिटी कितने प्रकार का है। जैसे हमने देखा बहुलवाद कितने प्रकार का है। डाइवर्सिटी के प्रकार को हम आयाम भी कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कुछ भी आ जाए, प्रकार, आयाम, बोथ आर सेम, आपको सिंपल यही पॉइंट्स बताने होंगे। तो पॉइंट्स इसके भी सेम वही है। धार्मिक विविधता यानी कि रिलीजियस डाइवर्सिटी, भारत के अंदर एक नहीं अनेक धर्म के लोग हैं। अब उन धर्मों के अंदर भी अपनी रीति रिवाज है, और उसी रीति रिवाज के, उसी कस्टम के अकॉर्डिंग वो आज तक चले आ रहे हैं। तो भारत अपनी धार्मिक विविधता के लिए दुनिया भर के अंदर जाना जाता है। नो डाउट, हिंदू धर्म हो, इस्लाम हो, ईसाई धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पारसी, अलग अलग धर्म के भारत के अंदर लोग हैं, और इन सभी धर्मों का एक घर है भारत, जिनको मिलाकर पूरा भारत बना हुआ है। और इस डाइवर्सिटी की वजह से ही भारत ने कई सारे त्योहारों, फेस्टिवल्स, क्योंकि डाइवर्सिटी अलग अलग धर्म जाति के लोगों के अंदर अलग अलग फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, और भारत के अंदर एक ही साल के अंदर कई हजारों, सैकड़ों भारत के अंदर फेस्टिवल मनाए जाते हैं। और भारत को फेस्टिवल का जन्मदाता भी कहा जाता है। कई सारे फेस्टिवल सिर्फ भारत में ही मनाए जाते हैं शुरुआत से, और अब ये धीरे धीरे स्प्रेड हो रहे हैं और देशों के अंदर। जैसे दीपावली के टाइम पे अमेरिका के अंदर भी दिए जलाए जाते हैं। सोचो आप, कई ऐसे देश हैं जहाँ पे छठ पूजा मनाई जाती है। अमेरिका के अंदर कई लोग तो भारतीय वहां पे रहते ही हैं, वो भी छठ पूजा मनाते हैं। यानी कि अब जो कई सारे जो यहाँ के फेस्टिवल्स हैं अब वो बाहर भी जा रहे हैं, चाहे होली हो या दीपावली हो, इनका इंपॉर्टेंस बढ़ता गया है।
क्योंकि भारत के अंदर डाइवर्सिटी है, अनेक तरह के लोग हैं, इसलिए अनेक तरह के फेस्टिवल्स भी यहाँ पे मनाए जाते हैं और जो सेलिब्रेशन यहाँ पे होता है उसका इम्पैक्ट दुनिया भर के अंदर पड़ता है। आज का टाइम दोस्त ग्लोबलाइजेशन का है, यहाँ पे अब लोग एक जगह पे टिकते नहीं है, जो यहाँ की कल्चर है वो वहां पहुंच जाएगी, जो वहाँ की कल्चर है वो यहाँ पहुंच जाएगी। आज जींस हम पे किसी ने थोपा नहीं है, हमने अपनी मर्जी से जींस पहनना स्टार्ट किया है। तो आज का जो ग्लोबलाइजेशन है वो कल्चरल ग्लोबलाइजेशन है। आज एक कल्चर कैसे दूसरे देश में पहुंच जाएगी पता भी नहीं चलेगा आपको। तो डाइवर्सिटी के रूप में जो फेस्टिवल निकल कर आए, ये दुनिया भर के अंदर इसका इंपैक्ट पड़ा है इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में। एंड सेकंड पॉइंट क्या है, क्षेत्रीय विविधता, यानी कि भारत के अंदर क्षेत्रीय भी विविधता है, यानी कि रीजनल डाइवर्सिटी। एरिया वाइज भी भारत के अंदर डाइवर्सिटी है। अगर आप देखोगे तो भारत का जो भूगोल है वो अपने आप में बहुत अद्भुत है दुनिया के देशों से। भारत के अंदर पर्वत है तो पठार भी है, नदियां झीलें तालाब भी है, आपको हर एक तरह का एटमोस्फेयर मिल जाएगा। साउथ में अलग है तो नॉर्थ में अलग है, ईस्ट में जाओगे तो वेस्ट में कुछ और है, रेगिस्तान से लेके पर्वत, सूखा से लेके पहाड़, आपको सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो यही खूबसूरती है भारत की, जो भारत को और देशों से महान बनाता है। इसलिए भारत के भूगोल में भी डाइवर्सिटी है, क्योंकि भारत के अंदर अलग अलग जगह पे अलग अलग एटमोस्फेयर, वहाँ की बनावट, वहाँ का कल्चर ये पाया जाता है, जिस वजह से भारत को जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी का कंट्री भी कहा जाता है। एंड इसके बाद भारत में अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों की अपनी विशिष्ट संस्कृतियां हैं, भाषाएं हैं। अब उनका अपने खाने का, जैसे मैं आपको बिहार के एग्जाम्पल देता हूँ, वहाँ पर लिट्टी चोखा बहुत फेमस है। गुजरात के अंदर जलेबी फाफड़ा हो गया, तमिलनाडु के अंदर इडली डोसा हो गया। ये एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया था, तो ये रीजनल डाइवर्सिटी के एग्जाम्पल है, क्योंकि अलग अलग रीजनल एरियाज में उनके अपने कल्चर होने की वजह से बहुत सारे कल्चर हैं भारत के अंदर, उनके अपने खाने पीने का तरीका है। तो ये एग्जाम्पल है हमारे रीजनल डाइवर्सिटी के, क्षेत्रीय विविधता के। चाहे नॉर्थ में जाओ या साउथ में जाओ, वेस्ट में जाओ या ईस्ट में जाओ, हर 10 कदम पे आपको दूसरा बंदा मिलेगा जिसका खाने पीने का तरीका, बोलने का तरीका, रहने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। क्यों? क्योंकि उनके कल्चर ही ऐसा है। इसलिए हमें दूसरे कल्चर का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये उसका कल्चर है जिसको वो हजारों साल से फॉलो करता आ रहा है। पूरे लाइफ में आपको कभी मौका मिले तो एक बार पूरे भारत का भ्रमण जरूर करना, पूरे भारत घूम लेना। भारत के अगर आप हिमालय क्षेत्र में जाओगे, आप एक बार जाइए उत्तराखंड, आपका वापिस आने का मन ही नहीं करेगा। तो ऐसे खूब यहाँ पे नज़ारे हैं जो लोगों को ये अट्रैक्ट करती है। तो ये डाइवर्सिटी के एग्जांपल ही तो है कि एक जगह पे पहाड़ है तो कहीं पे रेगिस्तान है। साउथ इंडिया में जाओगे तो यहाँ पे बहुत गर्मी होती है, धूप बहुत ज्यादा होती है। एंड नॉर्थ इंडिया में जाओगे तो यहाँ पे भी गर्मी है, बट यहाँ का जो टेम्परेचर है और यहाँ का जो बैलेंस एटमोस्फेयर है ये और ज्यादा अट्रैक्टिव है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक विविधता, यानी कि सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी। भारत के समाज में और संस्कृति, इन दोनों में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं जिनकी अपनी कल्चर है। लोग डिवाइडेड हैं। अब ये कैसे है, एग्जांपल देता हूं आपको। देखिए, भारत संस्कृतियों और सामाजिक प्रथाओं का देश रहा है और मिला जुला संस्कृति भारत के अंदर चलता रहा है। जैसे एग्जांपल दूं आपको मैं, तो समाज को किस तरीके से डिवाइड किया गया ये हम सब ने पढ़ा है। जाति व्यवस्था यानी कास्ट सिस्टम के आधार पर, सबसे ऊपर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये एक सामाजिक विविधता है, सोशल डाइवर्सिटी है। ये सोसाइटी के अंदर किस तरीके से डिवाइड किया गया और सदियों से ये प्रथा चला आया। सबसे टॉप पे ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है जिनका काम है लोगों को प्रोटेक्शन देना, ब्राह्मण का काम है दान दक्षिणा लेना, पूजा पाठ करवाना, वैसे काम है ट्रेड व्यापार करना। और सबसे निचले पायदान पे जिसको रखा गया वो है शूद्र, जिसका काम है इन तीनों की सेवा करना। तो ये डाइवर्सिटी बहुत लंबे टाइम तक चलता रहा और इस तरीके से कास्ट सिस्टम का बहुत ज्यादा बोलबाला है सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स के अंदर भी। एंड इसके बाद आता है सामाजिक समानता और समावेशिता के प्रति जागरूकता और आंदोलन बढ़ रहा है। और इसीलिए कई बार डिस्क्रिमिनेशन की वजह से जो भी आवाज उठते रहे वो भारत की नींव को हिलाते रहे। अक्सर ऐसा देखा जाता है जब भी समाज के अंदर भेदभाव बढ़ता है, समाज में थोड़ा सा भी डिसबैलेंस होता है ना, तो पूरी नींव हिला दी जाती है। क्यों? क्योंकि एक वर्ग उसका विरोध कर रहा होता है। और ऐसा हमने अपने इतिहास में भी देखा है। आप एंशिएंट टाइम में जाइए या मिडिवल टाइम में आइए या मॉडर्न टाइम में आइए, ये अक्सर होता रहा है जब लोगों ने अपने धर्म परंपराओं की चिंता करी है, ताकि कोई भी उन पर दबाव न डाल सके और जो डिस्क्रिमिनेशन है इसका अंत हो सके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भाषिक विभिन्नता, यानी कि लैंग्वेज के आधार पर भी भारत के अंदर अलग अलग डाइवर्सिटी पाई जाती है। अब ये डाइवर्सिटी का एग्जांपल आपको मैंने स्टार्टिंग में दिया कि भारत के जो राज्य बने हुए हैं वो लैंग्वेज के आधार पर बने हुए हैं, क्योंकि भारत के अंदर लगभग 1600 से भी ज्यादा लैंग्वेज बोली जाती है और इनमें से सिर्फ 22 लैंग्वेज ऐसी है जिसको संविधान में जगह दिया है। यानी कि सिर्फ 22 लैंग्वेज को ही भारत के संविधान में जगह दिया है। ऐसी कई सारी लैंग्वेज है जो भारत में बोली जाती है जिसको आपने और हमने अब तक सुना भी नहीं होगा, ऐसी भी लैंग्वेज बोली जाती है। बट इनमें से 22 लैंग्वेज को भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जा चुका है और भारत के ज्यादातर कामों में इन 22 लैंग्वेज को यूज किया जाता है। बट इनमें भी सबसे ज्यादा जो यूज होते हैं वो हिंदी है और इंग्लिश है। बट अलग अलग भाषाओं के आधार पर भारत में जो राज्य बने हुए हैं ये अपने आप में डाइवर्सिटी का एक एग्जाम्पल है। महाराष्ट्र में जाओगे तो मराठी,
गुजरात में जाओगे गुजराती, पंजाब में पंजाबी, बिहार में भोजपुरी, तमिलनाडु में तमिल, कर्नाटका में कन्नड़, तेलंगाना में तेलुगु, यानी कि सभी राज्यों का अपना अपना लैंग्वेज है। तो इस प्रकार भाषाई विविधता भारत की सांस्कृतिक समृद्धि का एक प्रमाण है। इतने सारे लैंग्वेज के लोग पूरी दुनिया भर के अंदर आपको भारत में ही मिलेंगे। तो भारत का जो डाइवर्सिटी है ये दुनिया के और डाइवर्सिटी से बिल्कुल अलग है, क्योंकि भारत एक सांस्कृतिक देश है जहाँ पे परंपराओं का सम्मान किया जाता है। भारत इन परंपराओं के आधार पर ही टिका है, भारत की नींव इन परंपराओं पे है, जो इतने सालों से भारत में रहते आ रहे हैं, और इन्हीं कल्चर से भारत डाइवर्सिटी वाला देश बनता है, और इन्हीं डाइवर्सिटी में भारत की एक यूनिटी है। नेक्स्ट डाइवर्सिटी का पॉइंट क्या है? लैंगिक विविधता, यानी कि जेंडर डाइवर्सिटी। अब जेंडर डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? अगर जेंडर की बात करें, मेल और फीमेल, इनके अलावा एक और जेंडर है, वो है ट्रांसजेंडर। इनको भी उतना ही रिस्पेक्ट मिलना चाहिए जैसे एक आम मेल और फीमेल को मिलता है। भारत के अंदर महिलाओं और पुरुषों में जो डाइवर्सिटी है, अब ये डाइवर्सिटी किन बातों में है? जैसे कि भारत के आप किसी और एरिया में जाओगे तो वहां पे महिला या पुरुष स्पेशल कोई ऐसा कोई काम करते होंगे जो नॉर्थ इंडिया में नहीं करते, साउथ इंडिया में वो करते तो वो ईस्ट इंडिया में नहीं करते। यानी कि इस तरीके से पूरे भारत के अंदर महिला या पुरुष किसी एक ऐसे काम में अटैच रहते हैं। जैसे आप जाइए नॉर्थ ईस्ट के अंदर, वहां पे चाय के बागान होते हैं, महिलाओं के द्वारा ये बहुत पार्टिसिपेशन किया जाता रहा है वहां से। भारत के कई राज्यों के अंदर खेती बाड़ी में महिलाओं का योगदान है, लेकिन दिल्ली या पटना जैसे शहरों के अंदर नहीं है। यानी कि भारत के अंदर मेल और फीमेल के अंदर भी काम भी डिवाइड कर दिया गया, ये महिलाओं का काम है, ये पुरुषों का काम है। इस तरीके से ये डाइवर्सिटी भारत के अंदर देखने को मिलता है। बट एक टाइम ऐसा भी रहा कि भारत के कुल आबादी में जो महिलाओं की आबादी है, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन भी हुआ। चाहे मेल काम करे या फीमेल काम करे, मेल को अगर 10 रुपए दिया जा रहा है तो फीमेल को सिर्फ 5 रुपए दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि सिर्फ फीमेल होने की वजह से भाई। आखिर ये डिस्क्रिमिनेशन जो लंबे टाइम तक चलता रहा, जिसकी वजह से कम्युनिटी वही फेमिनिज्म यानी कि नारीवाद का, जिनका ये मानना है कि महिलाओं और पुरुष में जो डिस्क्रिमिनेशन है बस ये खत्म होना चाहिए। महिलाओं को कुछ अलग नहीं चाहिए पुरुषों से, हमें बस वही चाहिए जो पुरुषों को मिल रहा है। बस इस आधार पर डिस्क्रिमिनेशन करना कि हम महिला हैं, हम फीमेल हैं, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, ये समाज की देन है। प्रकृति ने सबको एक समान बनाया है, ये इसकी डिमांड करते हैं। तो इस तरीके से जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, जो जेंडर के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये खत्म होना चाहिए, और इसके लिए प्रयास जारी है, और कई हद तक ये खत्म भी हो चुका है। आज महिला चाहे डिफेंस हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, कई सेक्टर के अंदर महिलाओं ने अपना डंका बजा रखा है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारत दुनिया भर के अंदर बहुलवाद और विविधता का कॉन्सेप्ट अपनाते हुए एक ऐसा देश है जो सदियों से परंपराओं और संस्कृतियों वाला देश रहा है, और अब तक इन्हीं परंपराओं पर यह टिका है, और यही भारत की खूबसूरती है जिसे भारत ने अब तक कायम किया हुआ है। अभी तक हमने यही समझा कि प्लुरलिज्म यानी कि बहुलवाद में माइनॉरिटी को सिक्योर रखा जाता है, माइनॉरिटी ये फील ना करे कि हमें मेजोरिटी से खतरा है, और डाइवर्सिटी में ये देखा जाता है कि भारत के अंदर कितने प्रकार की डाइवर्सिटी पाई जाती है। देश में सिर्फ लोगों में नहीं बल्कि जियोग्राफिकल एरिया में भी डाइवर्सिटी पाया जाता है। तो ये सभी हमने कॉन्सेप्ट देखा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। शिक्षार्थियों के बीच विविधता को संबोधित करने में शिक्षकों की भूमिका का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर्स इन एड्रेसिंग डाइवर्सिटी अमंग लर्नर्स। आपको इसमें ये बताना है शिक्षार्थी यानी कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके बीच जो डाइवर्सिटी है, आखिर टीचर्स क्या रोल निभाते हैं इस डाइवर्सिटी को पूरा करने के लिए। डाइवर्सिटी का मतलब विविधता, जिसमें एक क्लासरूम के अंदर एक नहीं अनेक तरह के बच्चे बैठते हैं, जिनका सोशल बैकग्राउंड अलग है, कल्चरल बैकग्राउंड अलग है, उनका रिलीजन अलग है, उनकी कास्ट अलग है, उनका लैंग्वेज अलग है, यानी कि बच्चों के बीच में डाइवर्सिटी है। और इस कंडीशन में एक टीचर को ये चाहिए कि इन बच्चों की पूरे बैकग्राउंड को वो समझे, आखिर इनके कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन किन चीजों में अलग है, और इन सभी में डाइवर्सिटी के बावजूद भी इन सभी बच्चों के अंदर योग्यता यानी कि अपने आप में जो इनकी कैपेबिलिटी है, अलग अलग योग्यता है इनके पास, इनको पहचानने की जरूरत है, तभी ये काम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट सिर्फ कास्ट, लैंग्वेज, रिलीजन, जेंडर के हिसाब से सिर्फ अलग नहीं है, इसके बावजूद भी योग्यता के आधार पर भी डाइवर्सिटी है। तो मान लो कि कोई बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है, कोई कमजोर है, किसी को कोई और सब्जेक्ट पसंद है, किसी को कोई और पसंद है, तो इन सब चीजों को समझना, इसके बाद उनको सिखाना, तो ये चैलेंजेस है आज के टीचर को। क्योंकि एक क्लासरूम के अंदर सिर्फ वही बच्चे नहीं बैठे, मान लो कोई बच्चे डिसेबल्ड भी हो सकते हैं, जो सही से बोल नहीं सकते, सही से समझ नहीं सकते, सही से चल नहीं सकते, यानी कि नॉर्मल और डिसेबल्ड दोनों स्टूडेंट यहाँ बैठे हुए, जिनकी कास्ट, लैंग्वेज सब कुछ में वो अलग अलग है, अपनी योग्यताओं में भी अलग अलग है। यानी कि सबका दिमाग एक जैसा तो है नहीं, सबका दिमाग भी अलग अलग है, इसलिए पढ़ाई भी सबकी अलग अलग होनी चाहिए। तो यहाँ पे डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट हमें बताती है कि कैसे हम बच्चों को समझे, जिनकी समझ अलग अलग है। इसलिए क्वेश्चन में कहा भी गया है कि टीचर्स का क्या रोल होता है इस डाइवर्सिटी के माहौल में, ताकि इस डाइवर्सिटी
डाइवर्सिटी को वो पहचान के हर एक बच्चों पे वो ध्यान दे पाए। क्वेश्चन में आपको इसी का आंसर देना है। जैसे कि आपको पहले बताना है कि शिक्षार्थियों के बीच में जो विविधता है इसका मतलब क्या है। डाइवर्सिटी का मतलब सिंपल ये हुआ, एक क्लासरूम के अंदर जो बच्चे बैठे हुए हैं उनकी एथनिसिटी एंड उनका जो रेशियल है, कास्ट, कल्चर, लैंग्वेज, वो इन सभी चीजों में डाइवर्स है, यानी कि उनके बीच में वो अलग अलग चीजें पाई जाती है। साथ ही उनकी क्षमताएं हैं ये भी अलग अलग है, हर एक बच्चों के अंदर ये अलग अलग पाई जाती है। तो इन सभी चीजों में बच्चे डाइवर्स हैं, इसलिए जो टीचर्स है उनकी हर एक एक्टिविटी से ही बच्चे सीखते हैं। अब ऐसी वो कौन सी एक्टिविटी करे जिससे कि स्टूडेंट्स को दिक्कत भी ना आए और स्टूडेंट सीख भी जाए इस डाइवर्सिटी के माहौल में, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा डाइवर्सिटी वाला कंट्री है और जाहिर सी बात है कि ये डाइवर्सिटी एक क्लासरूम के अंदर भी हो सकती है। तो वहां पे इन चीजों का ध्यान रखना होगा। तो अब आपको इसमें यह बताना है कि विविधता यानी कि डाइवर्सिटी के बीच में आखिर टीचर की क्या भूमिका होती है, टीचर अपना कैसे रोल अदा करता है। टीचर का मेन मकसद होता है ऐसा वातावरण, एक ऐसा एनवायरनमेंट सेट करना, एक ऐसा करिकुलम बनाना जो डाइवर्सिटी वाले बच्चों को पढ़ाया जा सके। उन सभी की नीड्स एंड रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए अगर एक टीचर पढ़ाता है और करिकुलम इस तरीके से बनाता है तो सब बच्चे इंटरेस्ट भी लेंगे और इससे डाइवर्सिटी को भी मजबूती मिलेगी। ना कि सिर्फ मेजोरिटी में उनको ध्यान दो, जो माइनॉरिटी में उनको ध्यान ना दो, तो ये डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो टीचर्स की क्या रोल होती है अब आपको ये बताना है। सबसे पहला रोल होता है टीचर का अपने छात्रों को जानना, जिस बच्चों को वो पढ़ा रहा है उनको जानना, लोगों के बीच में सांस्कृतिक जागरूकता यानी कल्चरल अवेयरनेस फैलाना, स्प्रेड करना, छात्रों को समझना और उनका कल्चरल बैकग्राउंड क्या है। कल्चरल बैकग्राउंड का मतलब सिर्फ ये नहीं कि वो खाते पीते क्या है, इसका मतलब ये है कि वो किस कल्चर से आते हैं, उनकी अपनी रीजनल लैंग्वेज भी कुछ होती है। अगर हम एक बच्चों को उसके ही घर के लैंग्वेज में समझाते हैं तो जाहिर सी बात है वो जल्दी सीख जाएगा। तो कल्चरल बैकग्राउंड उसका क्या है, उसके इंटरेस्ट किन चीजों में, उसकी हॉबीज क्या है, सीखने की शैली, आखिर वो किन चीजों से जल्दी सीख जाता है, उसके अंदर क्या यूनिकनेस है जो औरों में नहीं है। कल्चरल बैकग्राउंड, हॉबीज, लर्निंग स्टाइल्स एंड व्हाट मेक्स देम यूनिक, यानी ऐसी कौन सी चीज है जो उनको यूनिक बना देती है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम एक बच्चों को अच्छे से पहचान पाएंगे। तो टीचर्स का रोल होता है छात्रों को सबसे पहले जानना, बिना उनको जाने हम बढ़ा नहीं पाएंगे। आखिर उससे कौन से वीक पॉइंट है, कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो ये सबसे जरूरी पॉइंट है। एंड इसके बाद सेकंड पॉइंट है प्रत्येक छात्र को स्वीकार करे, उसका सम्मान करे, एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट ईच स्टूडेंट। देखो एक क्लासरूम के अंदर अलग अलग बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ये सब हम जानते हैं, तो उसको हम अच्छे से सेलिब्रेट करें, उनका रिस्पेक्ट करें। और ये जरूरी है कि जितने भी टीचर्स होते हैं उनकी जातीयता और सांस्कृतिक यानी कि उनका जो कास्ट है, उनका जो कल्चर है, इसके बारे में थोड़ा टीचर्स को भी पता होना चाहिए। अब मान लो कोई एक बच्चा असम के अंदर रहता है या त्रिपुरा में रहता है तो उनका कल्चर अलग होता है एज कम्पेयर टू नॉर्थ इंडियन, तो हमें उनको समझना होगा। चाहे साउथ इंडियन ले लीजिए आप, बेशक वो इंडियन है लेकिन उनका कल्चर अपना स्पेशल होता है। उन कल्चर को समझकर अगर हम उनको ही सिखाएं उसी कल्चर में तो जाहिर सी बात है कि उनको इसका फायदा मिलेगा। अलग अलग विचार को बच्चे समझेंगे और बारीकियों को वो बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। और कोई ये नहीं बोलेगा मैम हम तो बोर हो रहे हैं, सर हम तो बोर हो रहे हैं, पढ़ाई से कोई भागेगा ही नहीं। हमें उनकी तरह बनकर समझाना होगा तब वो समझ पाएंगे। इसके लिए हमें कल्चर को समझना होगा। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, सांस्कृतिक संवेदनशीलता का अभ्यास करें, प्रैक्टिस कल्चरल सेंसिटिविटी। इसका मतलब क्या होता है, सांस्कृतिक बारीकियों को समझने के लिए थोड़ा समय निकालना होगा। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया जितने बच्चे आ रहे हैं उन सबकी कल्चर ऑलमोस्ट कल्चर अलग अलग होगी, उनकी लैंग्वेज भी अलग है। जिस कल्चर से वो बिलोंग करते हैं अगर उस कल्चर को करिकुलम में शामिल कर दिया जाए जो उनको पढ़ाया जाने वाला है, एक ऐसा डिजाइन किया जाए तो बच्चे इंटरेस्ट लेंगे। कल्चर को समझने में टीचर्स को टाइम निकालना चाहिए, तभी आगे वो अच्छे से पढ़ा सकते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट, पाठ योजना में विविधता शामिल करें, यानी कि इंक्लूड डाइवर्सिटी इन लेसन प्लानिंग। दैट मींस जो करिकुलम बनाया जाएगा उस करिकुलम के अंदर कल्चर अवेयरनेस को ध्यान में रखते हुए स्कूल्स या क्लासरूम के अंदर ऐसा माहौल बनाओ जिससे कि जो करिकुलम बनाया गया है वो डाइवर्सिटी यानी कि अलग अलग धर्म, जाति, लैंग्वेज के जो बच्चे हैं उनको ध्यान में रख के ही बनाया गया हो, ताकि मेजोरिटी और माइनॉरिटी में जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी संख्या कम है क्लासरूम के अंदर उन सबको प्रॉपर ध्यान दिया जाए। वरना मेजोरिटी के चक्कर में माइनॉरिटी छूट जाएंगे, उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा और कोई भी एजुकेशन कभी भी ये नहीं सिखाता। फिफ्थ पॉइंट क्या है, छात्रों को स्वतंत्रता और लचीलापन दे, यानी गिव स्टूडेंट्स फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसका मतलब कभी कभार बच्चे करिकुलम के अलावा वो अपने अनुभव से भी सीखते हैं। मान लो आज एक बच्चे ने गलती कर दी, अगर उसी गलती से वो सीख जाता है तो वो दोबारा गलती कभी रिपीट नहीं करेगा, ये गलती उसके एक्सपीरियंस बन जाएगा। अगर कोई उसको काम आता है वही काम वो दोबारा रिपीट करता है तो एक टाइम पे वो उसका स्किल बन जाता है और आने वाले टाइम में उसका यही एक्सपीरियंस काम आता है। तो करिकुलम या सिलेबस या बुक्स के अलावा बच्चों को उनके अनुभव से सीखने देना चाहिए, हमें ये बताना चाहिए। बुक्स में लाइंस पढ़ने से अच्छा है उनको विजुअल्स दिखाऊं। अगर मान लो मुझे आपको ताजमहल के बारे में पढ़ाना है और वही चीज आपको मैं ताजमहल में जाकर ताजमहल को दिखाऊं, फिर एक एक करके बताऊं, यानी कि उनको अनुभव से भी सीखने देना चाहिए। तो कंक्लूजन में इस प्रकार कहा जा सकता है कि जो भी टीचर्स होते हैं वो सिर्फ ज्ञान देने वाले नहीं होते, वो डाइवर्सिटी को समझकर और क्लासरूम के अंदर जो भी बच्चे बैठे हुए हैं उनके पोटेंशियल को जानते हैं वो। और एक टीचर ये समझता है कि एक बच्चे के अंदर क्या पोटेंशियल है और किस चीज में ये आगे जा सकता है, तो टीचर इसके अंदर काफी हेल्प भी करते हैं। तो पोटेंशियल को पूरी तरह से विकसित करने में एक टीचर्स की भूमिका होती है और ऐसा टीचर तब कर पाते हैं जब वो क्लासरूम की डाइवर्सिटी को समझ पाते हैं। जरूरी भी है ये डाइवर्सिटी को समझना, और इसमें टीचर्स एक हीरो की भूमिका निभा रहा है क्योंकि डाइवर्सिटी के अंदर टीचर के पास वो मैच्योरिटी है जो ये बच्चों में नहीं आई है, इसलिए बच्चों की भावनाओं को समझकर एजुकेशन देना ये बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक गतिशीलता की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। सेकंड क्या पूछा गया, सामाजिक गतिशीलता में शिक्षा किस प्रकार योगदान करती है, यानी कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल मोबिलिटी
मोबिलिटी, आपसे पहला चीज पूछा गया सोशल मोबिलिटी का मतलब क्या होता है। दूसरा पूछा गया हाउ डज एजुकेशन कंट्रीब्यूट टू सोशल मोबिलिटी, आखिर शिक्षा यानी कि एजुकेशन सामाजिक गतिशीलता में कैसे योगदान देता है। अब आपको ये बताना होगा कि मतलब क्या है सामाजिक गतिशीलता का, देन आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मान लो यहाँ पे ये एक इंसान है और ये बंदा लेता है एजुकेशन। जब इसके पास एजुकेशन नहीं था तो जाहिर सी बात है इसके पास स्किल नहीं था, आगे कैसे बढ़ना है ये नहीं पता था, सही और गलत का डिफरेंस इसको नहीं पता था। अब जब इसने एजुकेशन ले लिया, इसको ये सभी चीजें समझ में आ गई, स्किल इसके पास आ गया, क्योंकि इसके पास कोई स्किल नहीं था जो इसको पैसा कमा कर देगी, तो ये अपने सोशल स्टेटस को बदल नहीं पा रहा था। और इसने अपने सोशल स्टेटस को तब बदला जब इसने एजुकेशन ले लिया। उस कंडीशन में जब इसके पास कोई एजुकेशन नहीं थी, कोई स्किल नहीं था, तो इसकी सोशल स्टेटस सामाजिक स्थिति क्या थी, ना के बराबर, कुछ भी नहीं था इसके पास। लेकिन जब इसने एजुकेशन लिया, जब इसको ये लगा कि मेरे पास अब एक स्किल है, तो इसने काम करना स्टार्ट किया। पहले जो उसकी कंडीशन थी वो ना के बराबर थी, और सब कुछ सीख लेने के बाद और काम करने लायक बन जाने के बाद इसके पास सब कुछ आएगा। अब ये उससे कमा सकता है, अपनी सामाजिक अपनी सोशल स्टेटस को चेंज कर सकता है। जब एक इंसान अपने सोशल स्टेटस में चेंज ला दे, इसीलिए इसको सोशल मोबिलिटी के नाम से जाना जाता है। आज जो इंसान जिस कंडीशन में है, कल वो उस कंडीशन में नहीं होगा, या तो वो इससे भी बुरे हालत में होगा या इससे बहुत अच्छे हालत में होगा। सोशल मोबिलिटी कहलाता है। अब जैसे मान लो ये यहाँ पे आदमी की पिक्चर मैंने आपको दिखाया, जब ये कुछ भी नहीं था, अब इस पे चढ़ रहा है। अब देखो चढ़ता जाएगा, इस पे चढ़ता जाएगा, यानी कि सक्सेस राह पे चलता जाएगा और यहाँ पे आएगा, फाइनली ये सक्सेस हो जाएगा अपने लाइफ के अंदर। यानी सोसाइटी के अंदर जो भी इंसान रह रहे हैं, चाहे मैं हूँ, आप हूँ, आपके आसपास जितने भी लोग हैं, वो एक जगह पे स्टेबल नहीं है, वो स्थिर नहीं है, ना ही वो फिक्स हो गए हैं, ना ही वो घटेंगे, ना ही बढ़ेंगे, बल्कि ये सोशल मोबिलिटी है। दैट मींस एक इंसान इस तरीके से आगे बढ़ रहा है या तो वो पीछे जा रहा है, यानी कि उसकी एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। सोशल मोबिलिटी यानी कि आपके लाइफ के अंदर क्या क्या सोशल चेंजेस हुए हैं, इसको सोशल मोबिलिटी कहा जाता है। अब हम आते हैं अपने इंट्रोडक्शन पे। मैंने आपको पहले अपनी तरफ से समझा दिया, सामाजिक गतिशीलता सोशल मोबिलिटी एक प्रकार की सामाजिक सोशल कंडीशन से होती है जो एक इंसान की पूरी जिंदगी ही बदल देती है और उसके लाइफ के अंदर चेंजेस ला देती है। अब ये चेंजेस हो सकते हैं, एक फाइनेंशियल कंडीशन आपकी खराब थी, अब वो सही हो गई है, कल्चरल कंडीशन, ऑक्यूपेशन, आपका बिजनेस, इनकम, इन सब चीजों में चेंज आ सकता है, तो इसको कहा जाता है सोशल मोबिलिटी। अब हम बात करते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है सोशल मोबिलिटी का, यानी कि सामाजिक गतिशीलता का। गतिशीलता का मतलब होता है डायनेमिक, जो रुकता नहीं है, ये चलता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, 19-20 का चेंज हर टाइम आपके लाइफ के अंदर आता रहता है। आप खुद जरा सोचो, एक साल पहले जो आप थे वो आज एक साल बाद नहीं होगी, या आपकी इनकम बढ़ी होगी, या आपके अंदर फिजिकल या मेंटली चेंजेस आए होंगे, यानी कि आसपास के एनवायरमेंट में चेंज आ सकते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंज आता है, इसलिए इसको सोशल मोबिलिटी कहा जाता है। सामाजिक गतिशीलता का मतलब व्यक्तियों या परिवारों की उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में चेंजेस आना, जो जीवन को बेहतर बना देता है। कल के मुकाबले आज हमारी जिंदगी बेहतर है अगर इसको सही नजरिए से देखें हम। जिसके पास सब कुछ है वो भी रो रहा है, जिसके पास कुछ नहीं है वो भी रो रहा है, यानी कि सभी इंसान कुछ ना कुछ चीज को लेकर दुख तो है ही है, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखोगे तो कल के मुकाबले आज आपकी जिंदगी बेहतर है। इसको आप सही नजरिए से देखिए तब आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पे एक थिंकर है सरोकिन, इन्होंने डेफिनेशन दी है सामाजिक गतिशीलता यानी सोशल मोबिलिटी का। ये इंग्लिश मीडियम में भी आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, सही से इसको आप पढ़ना, तभी आप अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर पाओगे। देखिए, सामाजिक समूह यानी कि जितने भी सोशल ग्रुप है एक सोसाइटी के अंदर तथा स्तरों में किसी व्यक्ति का एक सामाजिक स्थिति से दूसरी स्थिति में पहुंचना ही सामाजिक गतिशीलता कहलाता है। अभी मैं इस कंडीशन में हूँ ए, अब मैंने भाई मेहनत करी, सब कुछ किया, अब मेरी कंडीशन है बी। अब मान लो जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था उस टाइम पे कुछ भी नहीं था, 10,000 20,000 सब्सक्राइबर वगैरह हुआ करते थे, मैंने खूब मेहनत करी, आप सबका प्यार मिला, रात दिन में मेहनत करता हूँ अभी भी, इससे मेरी लाइफ में भी चेंजेस आए और आपके लाइफ को भी चेंज कर पाऊँ, तो इससे सोशल मोबिलिटी हो रहा है। दैट मींस आज से 2-3 साल पहले का टाइम और आज से अभी का टाइम, कईयों लाखों स्टूडेंट्स चैनल से पढ़े हैं और पास भी हुए, उनकी लाइफ के अंदर चेंजेस है और साथ ही साथ मेरे लाइफ के अंदर भी चेंजेस हुआ। यानी कि जब एक इंसान अपने पहले वाली कंडीशन से किसी दूसरी कंडीशन में पहुंच जाता है, इसको कहा जाता है सोशल मोबिलिटी। ये कह रहे हैं सरोकिन। यहाँ पे एक और थिंकर जिनका नाम है मेटा स्पेंसर, ये क्या कहते हैं कि इसमें वो सभी चेंजेस आते हैं जो आपके ऑक्यूपेशन में या जो आपके बिजनेस में चेंजेस आते हो। आज मान लो कोई और काम कर रहा है, कल कोई वो और काम कर रहा होगा, यानी कि ये सिर्फ चेंजेस को बता रहा है। ये होता है हमारा सामाजिक गतिशीलता यानी सोशल मोबिलिटी। तो इंट्रोडक्शन के बाद आपको थिंकर्स के व्यूज जरूर लिख देना आंसर में, आपका आंसर काफी इफेक्टिव हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सामाजिक गतिशीलता में, यानी कि समाज को बदलने में एजुकेशन का क्या रोल होता है। मान लो कि एक सोसाइटी में लोग रह रहे हैं, अगर उनकी सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन सुधरती है तो जाहिर सी बात है उनके पास कोई ऐसा स्किल सेट आया है, उनके पास नॉलेज आई है और इस नॉलेज का यूज करते हुए जो उनके पास अपॉर्चुनिटी था उन्होंने इसको यूज किया और अपनी उन्होंने सोशल लाइफ बदल ली। इसमें एजुकेशन का क्या रोल है ये आपको बताना है। तो फर्स्ट पॉइंट है ज्ञान एवं कौशल प्राप्त करना, एक्वायरिंग नॉलेज एंड स्किल्स। ज्ञान कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। मान लो मेरे को किसी चीज का ज्ञान है तो मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस आएगा आपको बताने में, लोगों तक शेयर करने में। वही अगर मेरे पास कोई कौशल है, कौशल का मतलब होता है स्किल, जिस भी प्रॉब्लम को मेरे द्वारा सोल्व किया जा रहा हो तो वो मेरी स्किल कहलाएगी। अब वही मान लो कि 4 लोग हैं, इन चारों के पास कोई ऐसी स्किल है जो अलग अलग स्किल भी हो सकती है, एक जैसी स्किल हो सकती है, लेकिन वो स्किल इनके बहुत काम आ रही है। दक्षता यानी कि काम करने की दक्षता, कई लोग वो काम नहीं कर पा रहे जो ये लोग काम कर पा रहे अपने स्किल को लेकर। तो ज्ञान आपको कॉन्फिडेंस देता है, स्किल यानी कि कौशल आपको काम करने का एक सॉल्यूशन देता है और दक्षता आपको कोई काम करने में कैपेबल बनाता है। तो ये तीनों ही चीज बहुत जरूरी है, तब आप जाके कोई काम कर पाते हो। और अगर ये तीनों
तीनों चीज आपके पास है तो आपकी जिंदगी में डेवलपमेंट भी होगा, सक्सेस भी होगे, और इससे भारत का जो लिटरेसी रेट है ये बढ़ेगा, क्वांटिटी इसकी बढ़ेगी, आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलपमेंट होगी, समस्याओं का आप समाधान कर पाओगे और आप लोगों से बातचीत कर पाओगे। एजुकेशन आपको कॉन्फिडेंस के साथ रोजगार यानी काम करने की अपॉर्चुनिटी भी देता है, जिससे जो आपकी इकोनॉमिक कंडीशन है इसमें सुधार आती है। तो सोशल मोबिलिटी या सामाजिक गतिशीलता का सीधा मतलब हुआ समाज में रहने वाले लोगों के लाइफ के अंदर चेंजेस आना। सेकंड पॉइंट क्या है? व्यक्तियों को सशक्त यानी कि मजबूत बनाना और आत्मसम्मान को बढ़ावा देना, एम्पावरिंग इंडिविजुअल्स एंड प्रमोटिंग सेल्फ स्टीम। जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है इंडिविजुअल्स का, ये एम्पावर करना यानी कि उसको बढ़ाना। इसके लिए भी 3 पॉइंट्स कहा जाता है। सबसे पहला आत्मविश्वास। आत्मविश्वास आपको कॉन्फिडेंस देता है, महत्वाकांक्षा मतलब एम्बिशियस आपको बनाता है, आप गोल सेट करते हो, आप सपने बड़े बड़े देखने लग जाते हो, तो ये जरूरी भी होता है। और आत्ममूल्य यानी कि आपकी कीमत क्या है उस काम को करने की, आपको ये चीज समझ में आता है, जिसको हम हिडन टैलेंट कहते हैं। तो अगर एजुकेशन दिया जा रहा है तो एजुकेशन से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, आप एम्बिशियस बनोगे, आप चीजों को करने के लिए सोचोगे, आप बेशक कर पाओ या ना कर पाओ, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आप गोल बड़ा सेट करोगे हमेशा। और यही चीज आपको कीमती बनाता है और लोगों से। बेहतर जीवन जीने के लिए आप कल्पना कर पाते हो, सक्षम बन पाते हो, बड़े बड़े सपने देखते हो, गोल सेट करते हो, और यहीं से स्टार्ट होती है सामाजिक गतिशीलता। एक अच्छी खासी एजुकेशन लेने के बाद जो आपने गोल सेट किया है, बेशक वो मिले या ना मिले, लेकिन आप एक अच्छे इंसान जरूर बन जाओगे। तभी कहा जाता है यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले आईएएस नहीं भी निकाल पाए तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ जरूर सेट हो जाती है। तो जो प्रिपरेशन करने वाले हैं या जो प्रिपेयर हो चुके हैं इस एग्जाम्स के लिए, उनको इसका लाइफ में बहुत फायदा मिलने वाला है। थर्ड पॉइंट क्या है? सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में वृद्धि यानी ग्रोथ इन सोशल एंड कल्चरल सेक्टर। जरूरी नहीं है कि एजुकेशन सिर्फ आपको नॉलेज ही और स्किल दे दे, बस ये सामाजिक और सांस्कृतिक पूंजी भी देती है आपको। जैसे सोसाइटी में आप रहते हो तो सोसाइटी में रहने के कारण आपको और लोगों से मिलवाती है, क्योंकि हम सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जैसे आप जॉब के लिए कहीं जाते हो तो उसकी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, लोगों से आपको सजेशन मिलता है। सामाजिक संसाधन यानी जो भी सोशल रिसोर्सेज हैं, जैसे अलग अलग लोगों का मिलना, सोसाइटी में रहने के कारण ही आप फैमिली बना पाते हो। लेकिन अगर हम वही दूसरी जगह कल्चरल की बात करें तो कल्चर भी हमें सिखाती है एजुकेशन। शिक्षा में अलग अलग व्यक्तियों जो कला है, भारत के अंदर लोग अलग अलग जगह पे रहते हैं, उनका अपना लिटरेचर है, उनका अपना सॉन्ग है। महाराष्ट्र का मराठी है तो साउथ ईस्ट इंडिया के अंदर अलग है, नॉर्थ इंडिया के अंदर अलग है, उनका कल्चर एक्टिविटी भी अलग है। तो एजुकेशन हमें इन सब चीज की जानकारी देता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डिजिटल युग में शिक्षा और सामाजिक गतिशीलता, एजुकेशन एंड सोशल मोबिलिटी इन द डिजिटल एज। आज का टाइम डिजिटल है, सामाजिक गतिशीलता एंड जो सोशल चेंजेस हो रहे हैं, तो सोसाइटी में चेंजेस लाने के लिए आज एजुकेशन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि एजुकेशन का आप दायरा सीमित नहीं रहा, एजुकेशन आप सभी जगह पे पहुंच चुका है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई है। घर बैठे आप ये वीडियो देख पा रहे हो, जाहिर सी बात है कि सोशल मोबिलिटी तो है, क्योंकि हर एक इंसान एक समाज का हिस्सा होता है, सोसाइटी का एक मेंबर होता है। कोई भी आप एजुकेशन ले रहे हो तो उसका पॉजिटिव इंपैक्ट आपके लाइफ में जरूर पड़ता है। चाहे आप ये वीडियो देख के एग्जाम में पास होकर अपने लाइफ में अंदर चेंजेस करोगे, चाहे आप कोई भी ऐसे स्किल लेकर आप अपने लाइफ में चेंजेस करोगे। तो कहीं ना कहीं इंटरनेट का और डिजिटल युग टेक्नोलॉजी या तकनीक के माध्यम से लोगों को इंडस्ट्रियल बना रहा है, यानी कि आज लोगों को इस लायक बना रहा है ताकि वो आगे अपना रोजगार कर सके। क्योंकि डिजिटल युग आ जाने से कई सारे रोजगार के अवसर भी आए हैं, ऑनलाइन जॉब्स वगैरह खुल चुके हैं। अगर आपके पास स्किल है, कई सारे ऐसे काम कर सकते हो, ब्लॉगिंग का, एफिलिएट मार्केटिंग का, बहुत सारे ऐसे आज काम आ चुके हैं जो काम ऑफलाइन नहीं है, ये काम ऑनलाइन वाले काम है, जो कि डिजिटल एज में ही किया जा सकता है। और आज जिन बच्चों के पास डिजिटल एजुकेशन है, उन्होंने ट्रेनिंग ली हुई है, तो जाहिर सी बात है कि डिजिटल एजुकेशन के द्वारा आप कई ऐसे काम कर सकते हो, आप अपने स्किल सेट को बढ़ा सकते हो और सोशल चेंजेस आप अपने लाइफ में ला सकते हो। तो सामाजिक आर्थिक नुकसान है, अगर आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड काफी बैकवर्ड है तो इस कंडीशन में आप अपने जीवन को बेहतर कर सकते हो इस डिजिटल एज के अंदर। तो निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि शिक्षा व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण और गतिशील शक्ति है, जो कि सोशल डेवलपमेंट करता है, सोशल चेंजेस करता है, आपके लाइफ को सुधारता है, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट करके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा से आप क्या समझते हैं? शिक्षा के माध्यम के रूप में घरेलू भाषा के महत्व पर चर्चा कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लैंग्वेज? डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ होम लैंग्वेज, आपकी मदर टंग एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। आपको इस क्वेश्चन में 2 चीज बताना है। सबसे पहले भाषा का मतलब क्या होता है, सेकंड अगर एजुकेशन में अगर आपके ही घर के लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस दिया जाए तो ये कैसा रहेगा, दोनों चीज आपको बताना है। मान लो आपका जो मदर टंग है या आपकी जो अपनी लैंग्वेज है, जो रीजनल लैंग्वेज जो आप घर में यूज करते हो, वही लैंग्वेज अगर आपको स्कूल में पढ़ाया जाए तो आपको कितना इंटरेस्ट आएगा चीजों को सीखने में। तो दोनों चीजें आपको बताना है। तो पहले हम समझते हैं भाषा का मतलब क्या होता है, देन हम समझेंगे घरेलू भाषा का क्या इंपॉर्टेंस है शिक्षा के अंदर। चलिए एक एक करके हम बात करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन की। देखिए सामाजिक व्यवस्था यानी कि आज की जो हमारी सोसाइटी है, इसमें भाषा मनुष्य के संचार का एक मीडियम है। आज अगर भाषा ना हो, लैंग्वेज ही ना हो, तो हम कैसे एक दूसरे से बातचीत करेंगे? तो इस कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में अपनी बातों को रखने के लिए, लोगों की बातों को सुनने के लिए लैंग्वेज जरूरी है। तो लैंग्वेज की डेफिनेशन क्या है? देखिए भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर अपने मन के भाव या विचारों को दूसरे के पास रखता है और दूसरों के विचारों को वो सुनता है। भाषा के टोटल 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला ओरल लैंग्वेज यानी कि मौखिक भाषा, दूसरा होता है लिखित भाषा यानी कि रिटन लैंग्वेज। मौखिक में क्या होता है कि आप बोल के कोई लैंग्वेज कहते हो, लिखित में किसी भी लैंग्वेज में आप चीजें लिखते हो, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, दैट्स अप टू यू, जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज हो। तीसरा है सांकेतिक भाषा, सिंबॉलिक या इंडिकेटिव लैंग्वेज। इसमें क्या होता है कि बिना कुछ बोले आप अपने बॉडी लैंग्वेज से या अपने हैंड मूवमेंट से आप लोगों को कुछ कहते हो, तो ये हो गई थर्ड लैंग्वेज। अब हम बात करते हैं शिक्षा के माध्यम
माध्यम के रूप में घरेलू भाषा को अगर हम महत्व दे, इंपोर्टेंस दे, तो कैसा रहेगा? देखिए, भारत भाषाई विविधता वाला देश है, यानी कि भारत में एक नहीं सैकड़ों लैंग्वेज बोले जाते हैं। और भारत के जो स्टेट है ये भी लैंग्वेज के आधार पे बने हुए हैं, जैसे कि महाराष्ट्र मराठी पे, गुजरात गुजराती पे, एंड बिहार यानी कि भोजपुरी पे, एंड पंजाब पंजाबी पे, हरियाणा हरियाणवी पे, तमिलनाडु में तमिल लैंग्वेज, आंध्र प्रदेश में तेलुगु लैंग्वेज, यानी कि भारत अलग अलग लैंग्वेज यानी कि भाषाओं के आधार पे बना हुआ है। इसलिए भारत एक डाइवर्सिटी वाला कंट्री है, इसलिए भारत एक लैंग्विस्टिक डाइवर्सिटी वाला कंट्री है, जहाँ पे एक नहीं अनेक भाषाओं का यूज किया जाता है। और ऐसे में ये चीज बहुत जरूरी हो जाता है कि एजुकेशन में हम किस लैंग्वेज को ज्यादा प्रायोरिटी दें और किसको नहीं। अब इसके लिए ही कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बताए गए हैं। अब एक एक करके आपको मैं पॉइंट समझा देता हूँ, क्योंकि एजुकेशन के ऊपर जो डोमेस्टिक लैंग्वेज होती है हमारी, ये बहुत इंपैक्ट डालती है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? देखो, घरेलू भाषाएं पाठ्यक्रम को सभी के लिए अधिक सुलभ बना देती है। फर्स्ट पॉइंट इसका यही, यानी कि जो आपकी मदर टंग है या आपकी जो होम लैंग्वेज है, मेक द करिकुलम मोर एक्सेसिबल टू ऑल। जिन बच्चों की घर की भाषा स्कूल से अलग होती है, उनके अंदर आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, वो अक्षम होते हैं, वो कैपेबल नहीं होते, और इस कंडीशन में उसको सीखने में दिक्कत आती है। तो कहीं ना कहीं एक एजुकेटर या जो टीचर है, उसको अलग अलग भाषाओं को ध्यान में रखते हुए बच्चों को कक्षाओं में अपनी घरेलू भाषा का उपयोग करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए और उसी के लैंग्वेज में उसको एजुकेशन देना चाहिए। भारत में अगर ऐसा हो जाता है, जो उसकी मदर टंग है पहले उसको उसमें सिखाओ प्राइमरी लेवल तक, तो बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि स्टार्टिंग के एज तक उसने अपने ही घर के लैंग्वेज को सुना हुआ है और उसको उस लैंग्वेज में सब कुछ समझ में भी आता है। तो सीखने का जो पूरा प्रोसेस होता है, इसमें भी तेजी आएगी और बच्चा जल्दी सीख पाएगा। सेकंड पॉइंट क्या है? बच्चों की घरेलू भाषा का समर्थन करने से उनका संज्ञानात्मक और भाषा विकास बढ़ता है, यानी कि सपोर्टिंग चिल्ड्रंस होम लैंग्वेज एनहांस देयर कॉग्निटिव एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। यानी कि अगर हम घरेलू भाषा का समर्थन करते हैं तो इससे उसकी सोचने की क्षमता बढ़ती है, कॉग्निटिव उसका जो लाइफ है ये डेवलपमेंट होता है इसका। कैसे? देखो, मान लो जैसे एक या दो से अधिक भाषाएं जानने वाले जो बच्चे होते हैं, वो एक भाषा की तुलना में थोड़े ज्यादा बेहतर होते हैं और उनका प्रदर्शन भी काफी अच्छा होता है। मान लो कोई एक लैंग्वेज जानता है, अगर उसको कोई दूसरी लैंग्वेज दे दिया जाए तो वहीं पे उसको दिक्कत आ जाएगी। अगर कोई एक से ज्यादा लैंग्वेज जानता है डोमेस्टिक लैंग्वेज के साथ साथ, अगर वो कोई और लैंग्वेज सीख लेता है, तो एजुकेशनल फील्ड के अंदर उसको सफलता मिलती है और आगे जॉब करियर में भी उसकी हेल्प मिलती है। जैसा मान लो हिंदी के साथ अगर कोई इंग्लिश भी जानता है, लिखना पढ़ना बोलना, तो जाहिर सी बात है कि आपकी स्किल है और आगे ये बहुत काम आएगी। अगर आप सिर्फ हिंदी जानते हो और इंग्लिश नहीं जानते तो ये कोई बुरा नहीं है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप खत्म हो, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर कोई अदर लैंग्वेज आपको आती है आपके मदर टंग के अलावा, तो ये आपके लिए सही है आगे करियर के लिए और एजुकेशनल बैकग्राउंड के लिए। इसलिए कहा जाता है कि बाइलिंगुअल या मल्टीलिंगुअल ये होना जरूरी है आज के टाइम पे, क्योंकि अनेक लैंग्वेज का आज प्रभाव है सोसाइटी में। इंग्लिश तो मानो कि बहुत बड़ा डोमिनेशन कर रखा है, इंग्लिश को तो हम इग्नोर कर ही नहीं सकते। एंड थर्ड पॉइंट क्या है? सांस्कृतिक और भाषाई संरक्षण, यानी कि कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक कन्वर्जेशन। इसमें क्या है? जैसे मान लो घरेलू भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में अगर हम उपयोग करें जो आपके घर की लैंग्वेज है, तो इन लैंग्वेज और आपके कल्चर को काफी प्रमोशन मिलता है। अगर घर के लैंग्वेज को घर तक ही छोड़ दिया जाए, आगे सोसाइटी में ना भेजा जाए, तो उसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाएगा। अगर उसका प्रचार करना है, ऐसे भारत के कई सारे लैंग्वेज जिनको हम जानते ही नहीं है, भारत के अंदर कई सैकड़ों लैंग्वेज बोले जाते हैं और उन लैंग्वेज को आज प्रमोट करना जरूरी है, ताकि आने वाली जनरेशन उस लैंग्वेज के बारे में सोचे समझे। जैसे कि आज संस्कृत को देखिए, आज संस्कृत को कहाँ इतना पूछा जाता है क्लासरूम, आज स्कूल यानी कॉलेज वगैरह के अंदर संस्कृत तो मान लो कि ना के बराबर पूछा जा रहा है। तो ये जरूरी है कि संस्कृत को हम बचा के रखें, जो कि सभी भाषाओं की जननी है संस्कृत, इसको ही हम बताओ इग्नोर कर रहे हैं। तो भावी पीढ़ियां अपनी लैंग्वेज और कल्चर को पहचाने, इसलिए जरूरी आज इसको महत्व देने की। एंड फोर्थ पॉइंट का स्कूल छोड़ने की दर में कमी, जो कई मामलों में देखा जाता है। जो लैंग्वेज माइनॉरिटी में होते हैं एक क्लासरूम के अंदर, तो ऐसे बच्चों को काफी प्रॉब्लम आती है सीखने में। अब वो सीख नहीं पाते अपनी मातृभाषा में, अगर उनको एजुकेशन ना दिया जाए तो वो स्कूल को छोड़ के चले जाते हैं। डोमेस्टिक लैंग्वेज या उनकी जो घर की लैंग्वेज है, ये प्रॉब्लम सोल्व कर देगी। अगर हम उनको उनके घर की ही लैंग्वेज या जिस लैंग्वेज में वो समझते हैं, अगर हम उनको इस लैंग्वेज में एजुकेशन देते हैं, तो ये उनके लिए और स्कूल्स में लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए भी बेनिफिशियल रहने वाला है। एंड फिफ्थ पॉइंट है सकारात्मक आत्म अवधारणा और आत्मसम्मान का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ स्टीम। दैट मींस देखो, डोमेस्टिक लैंग्वेज को प्रमोट करने से, स्कूल्स में इंपॉर्टेंस देने से जो एक बच्चा है उसके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वो चीजों को करने के लिए मोटिवेट होता है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो वो डिमोटिवेट भी होगा और उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो गिर जाएगा और उस पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा और दूसरे से अपने आप को काफी गिरा हुआ महसूस करेगा। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए भारत में। इसलिए निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में घरेलू भाषा या उसकी जो लैंग्वेज है, इसको यूज को लेकर इसके इंपोर्टेंस को बढ़ाना चाहिए। इसमें छात्रों, समुदाय और समग्र रूप से राष्ट्र का फायदा है, पूरे देश का इसमें बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि स्कूल छोड़ने की जो दर है ये कम हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के संदर्भ में भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए किन किन संवैधानिक प्रावधानों, भारत में मातृभाषा शिक्षा के लिए इसके निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए। आपको बताना है, एनालाइज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस मेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर मदर टंग एजुकेशन इन इंडिया। आपको इसमें ये बताना है कि भाषाई अल्पसंख्यक जो भारत के अंदर है, यानी भारत के अंदर ऐसे लैंग्वेज बोलने वाले लोग जिनकी संख्या भारत में कम है, तो इनके प्रोटेक्शन के लिए भारत के अंदर क्या क्या कानून बनाए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या क्या है, ये बताना है। तो भारत में अगर हम मदर टंग एजुकेशन को इंपॉर्टेंस दे तो कैसा रहेगा, ये आपको बताना है इस पूरे क्वेश्चन के अंदर। आंसर चलिए हम जानते क्या होने वाला है। सबसे फर्स्ट आपको बताना है इंट्रोडक्शन। देखिए, भाषाई अल्पसंख्यक
अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और इनके प्रोटेक्शन के लिए कई उपाय भारत के अंदर किए भी गए हैं और इसके लिए कई पॉलिसीज और प्रोग्राम्स भी चलाए गए हैं। पहले हम जानते हैं कि भाषाई अल्पसंख्यक या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का मतलब क्या होता है। देखिए, ये ऐसा ग्रुप होता है, भाषाई अल्पसंख्यक या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज ऐसी लैंग्वेज बोलने वालों का ग्रुप होता है जो भारत के अंदर या किसी भी देश के अंदर कम पाए जाते हैं। उनकी संख्या कम होती है, इसलिए उनको भाषाई अल्पसंख्यक या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के नाम से जानते हैं। और ये भारत के अलग अलग क्षेत्रों में भी रहते हैं क्योंकि इनकी संख्या भी कम है। अब जैसे कि मान लो नॉर्थ ईस्ट में जैसे बोडो लैंग्वेज हो गया, कई ऐसी लैंग्वेज है जिनको बोलने वाले लोग कम है। मेजोरिटी में देखा जाए तो हिंदी भारत में सबसे ज्यादा बोली जाती है। ऐसे ही और भी देशों के अंदर ऐसा हो सकता है, संख्या कम होती है किसी की तो किसी की ज्यादा। बट भारत की बात करें हम तो भारत में जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या क्या किया गया है, चले हम जानते हैं संविधान ने क्या इनके लिए दिया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट, भारत के संविधान का अनुच्छेद 29 ये कहता है कि जो अल्पसंख्यक है इनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए इनके प्रोटेक्शन की गारंटी देता है ये, और भाषा और संस्कृति को बनाए रखने के अधिकार देता है। यानी जितने माइनॉरिटीज है ये अपनी लैंग्वेज और कल्चर को बचाए रखने के लिए इनके पास पूरा अधिकार है। इसके लिए वो कोई भी इंस्टीट्यूशन वो ओपन कर सकते हैं एंड गवर्नमेंट से वो एड यानी कि हेल्प भी ले सकते हैं। इनका जो कल्चर है या लैंग्वेज है इस पे कोई प्रॉब्लम ना आए, इसका पूरा अधिकार इनको दिया गया है। धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा, इनमें से किसी के आधार पर अगर राज्य के द्वारा कोई भी स्कूल से कॉलेज चलाया जा रहा है तो इनके एडमिशन या इनकी एंट्री पे कोई रोक नहीं होगा, ये कहकर कि तुम तो माइनॉरिटी में हो, तुम जो लैंग्वेज बोलते हो ये लैंग्वेज बोलने वाले बहुत कम लोग हैं, इसलिए हम तुम्हें अपने कॉलेज में एडमिशन नहीं देंगे, ये बिल्कुल सरासर गलत होगा। तो इससे बचाने के लिए संविधान के अंदर प्रोविजन किया गया है। अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। सेकंड पॉइंट क्या है, भारत के संविधान का आर्टिकल 30 क्या कहता है, अपनी भाषा में शिक्षा प्राप्त करने और देने की अनुमति देकर इन अधिकारों सुरक्षा की गारंटी देता है। यानी कि लोग अपनी भाषा में एजुकेशन भी ले सकते हैं और कोई भी इंस्टीट्यूशन भी ओपन कर सकते हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये कहा गया है आर्टिकल 30 के अंदर। एंड इसके आगे कहा गया जो माइनॉरिटी में है वो अपनी खुद की लैंग्वेज में कोई सा भी एक स्कूल या कॉलेज या कोई भी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओपन कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। मान लो मेरी भाषा है मैथिली या मेरी भाषा है मगही, तो मैं उस लैंग्वेज के लिए कोई भी एक इंस्टीट्यूशन ओपन कर सकता हूँ, मेरा संविधान मेरे को ये राइट्स देता है। और ऐसे ही माइनॉरिटी वालों को ये राइट दिया गया है जो संख्या में भारत के अंदर कम पाए जाते हैं। तो जिस लैंग्वेज को बोलने वाले भारत के अंदर कम है उनके पास ये पूरा राइट है अपने लैंग्वेज, अपनी भाषा को बचाने का। एंड आर्टिकल 30 क्लॉज में यानी कि ब्रैकेट में दिया गया 1A, इसमें ये कहा गया कि स्टेट एजुकेशनल संस्थानों को जो सहायता देता है, जो फाइनेंशियल हेल्प देता है, उसमें किसी भी धर्म, जाति या भाषा के आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा किसी के खिलाफ अगर कोई माइनॉरिटी में है तो। ये यहाँ पे बताया गया है। एंड इसके बाद देखते हैं हम भारत में मातृभाषा शिक्षा के लिए इसके महत्व का विश्लेषण कीजिए। यानी जो क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर भारत में मातृभाषा में एजुकेशन दिया जाए तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, यानी कि एनालिसिस ऑफ इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर मदर टंग एजुकेशन इन इंडिया। संविधान के 7वें संशोधन जो कि 1956 में हुआ था, इसमें 2 आर्टिकल्स भारत के संविधान में जोड़े गए और जब ये जोड़ा गया तो भाषाई अल्पसंख्यकों के जो मुद्दे हैं इसका समाधान हो गया। इसने सॉल्यूशन किया जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के अंदर आते हैं ऐसे लोगों के लिए। और इसमें 2 आर्टिकल कौन कौन से थे, सबसे पहला था आर्टिकल 350A। इसमें कहा गया जो प्राइमरी लेवल तक एजुकेशन है वो बच्चों को उसके घर की लैंग्वेज यानी कि मदर टंग में ही उसको दी जाएगी, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का स्कूल हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूल हो। बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा यानी कि जो उसकी मदर टंग है उसको उसमें ही एजुकेशन दी जानी चाहिए, तभी जाकर बच्चा सीख सकता है और माइंड डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 350B। इसमें क्या कहा गया, जो भाषाई अल्पसंख्यक है उनको विशेष अधिकार दिया गया। जैसे भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रपति के द्वारा एक बंदा नॉमिनेट किया जाएगा जो इनके लिए स्पेशल ऑफिसर होगा और इनके लिए वो जांच पड़ताल करेगा, इनकी देखरेख करेगा। अगर इनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेट करता है तो उनको सजा दिलवाने का काम करेगा ये स्पेशल ऑफिसर, जो भाषाई अल्पसंख्यकों या जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए बनाया गया है। एंड सेकंड पॉइंट है विशेष अधिकारी का यह कर्तव्य होगा इस संविधान के तहत जितने भी अधिकार दिए गए हैं इन लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को, इनकी देखरेख करे, इनको प्रोटेक्शन दे, जांच करे, उन मामलों पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट से अगर कोई ऐसी घटना पाई जाती है डिस्क्रिमिनेशन की, ये दिया गया स्पेशल ऑफिसर को ही जिम्मा। स्पष्ट रूप में कहा जा सकता है कि राज्य यानी कि स्टेट लेवल पर, रीजनल लेवल पर या नेशनल लेवल पर अगर कोई भाषा के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन करता है तो ये सरासर गलत होगा कि मातृभाषा में ही उसको एजुकेशन दिया जाए। इसके लिए पॉलिसीज यानी कि चैलेंजेस को दूर करके पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बहुभाषा के संबंध में भाषा नीति की भूमिका की व्याख्या कीजिए, यानी कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ लैंग्वेज पॉलिसी विद रिस्पेक्ट मल्टीलिंगुअलिज्म इन इंडिया। आपको बताना है कि भारत के अंदर एक नहीं अनेक भाषा बोली जाती है, तो भारत सरकार के द्वारा भाषाओं को लेकर कौन सी नीतियां बनाई गई है ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए। आप एक बार इस मैप को देखिए, आप देख पाओगे कि भारत का निर्माण यानी कि भारत का जो फॉर्मेशन हुआ है यह भाषा के आधार पर ही हुआ है। इसलिए हम सभी भाषाओं का सम्मान करें और कहीं पे भी कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए पॉलिसी बनाना बहुत जरूरी है। भारत में सबसे पहले 1953 में आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बना था, तेलुगु भाषा के आधार पर, एक एक करके सारे स्टेट बनते चले गए। तो भारत का निर्माण भाषा के आधार पर हुआ है, तो इस कंडीशन
कंडीशन में कुछ नीतियां बनाई गई है भारत को लेकर। चलिए हम जानते हैं कि भाषा को लेकर वो कौन कौन सी पॉलिसीज बनाई गई है। भारत बहुभाषी वाला देश है जहाँ पे एक नहीं अनेक भाषाएं बोली जाती है और भारत इसका जीता जाता एग्जाम्पल है। दुनिया में ऐसा कोई कंट्री नहीं है भारत के अलावा। भारत में रहने वाले ज्यादातर इंसान अपने डेली लाइफ के अंदर दो लैंग्वेज यूज करता है। एक अपनी मदर टंग जो अपने घर में बोलता है वो, दूसरा सोसाइटी में बोलता है वो जब वो अपने घर से बाहर निकलकर समाज के किसी और व्यक्ति के साथ बातचीत करता है। तो इसलिए भारत के अंदर डाइवर्सिटी भी है, कल्चरल उनकी पहचान अलग है और उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी अलग अलग होता है। भारत के अंदर भाषाओं को लेकर बहुलवादी समाज है, यानी भारत के अंदर एक लैंग्वेज जो मेजोरिटी में है और कई लैंग्वेज माइनॉरिटी के अंदर भी है। तो इसी डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, किसी धर्म के साथ, किसी भी रेशियल कंडीशन में, कास्ट के एंड किसी भी क्लास के साथ और ना ही किसी लैंग्वेज के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसके लिए पॉलिसीज वगैरह बनाई गई है। तो पहले हम बात करते हैं बहुभाषा का मतलब क्या होता है, यानी कि मीनिंग ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म। देखिए बहुभाषा का सीधा मतलब होता है एक से ज्यादा भाषाओं को बोलने वाला या एक से ज्यादा जो भाषाओं को जानता है। तो लिखने, बोलने, पढ़ने में जब हम दो या दो से ज्यादा लैंग्वेज का हम यूज करते हैं, जैसे मान लो एक हिंदी है और एक तरफ इंग्लिश है, तो हम दोनों का यूज कर सकते हैं। इसी को कहा जाता है एक से ज्यादा लैंग्वेज के बारे में जानकारी होना, यानी कि बहुभाषावाद। इसमें एक नहीं अनेक लैंग्वेज भी आ जाती है। तो इसका मतलब सीधा होता है कि भारत के अंदर रहने वाले हर एक बंदा दो लैंग्वेज जानता है। पहला जो उसका मदर टंग है उसको वो अच्छे से बोल पाता है, समझ पाता है, और जो दूसरी लैंग्वेज है वो बेशक उसको समझ पाता है लेकिन बोल नहीं पाता, लेकिन कहीं ना कहीं दो लैंग्वेज वो जानता है। मान लो एक हिंदी है तो इंग्लिश है, और जैसे तमिलनाडु में कोई इंग्लिश भी और तमिल यानी कि जो उनका रीजनल लैंग्वेज है वो जानते ही जानते हैं। तो इस तरीके से हो गया हमारे बहुभाषा कॉन्सेप्ट, जहाँ पे दो या दो से ज्यादा लैंग्वेज बोली जाती हो उसको बोलते हैं बहुभाषावाद। दैट मींस मल्टी लैंग्वेज का यूज वहाँ पे किया जाता है, एक नहीं अनेक लैंग्वेज का। अब हम बात करते हैं जो थिंकर्स के द्वारा डेफिनेशन दी गई है। इसमें पहला थिंकर है होगेन। होगेन ने क्या कहा है कि जो दो भाषा के बारे में जानता है, जिसके पास दो लैंग्वेज की जानकारी है, उसको कहा जाता है द्विभाषिक। द्वि मतलब होता है उसको टू लैंग्वेज की नॉलेज है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है बाइलिंगुअल। और जो दो से ज्यादा लैंग्वेज के बारे में जानता है उसको कहा जाता है बहुभाषी, यानी कि मल्टीलिंगुअल। दो भाषा के बारे में जो जाने बाइलिंगुअल, और जो दो से ज्यादा लैंग्वेज के बारे में जानता हूँ उसको मल्टीलिंगुअल कहा जाता है, यानी कि बहुभाषी कहा जाता है। एंड इसके बाद है भारत में बहुभाषावाद के संबंध में जो भाषा की नीति बनाई गई है वो कौन कौन सी नीति है, चलिए हम ये जानते हैं एक बार। सबसे पहले बात करते हैं भाषा की नीति को लेकर, यानी कि लैंग्वेज की पॉलिसी को लेकर। सबसे पहले सभी भाषा का सम्मान किया जाता हो, यानी कि भारत की पॉलिसी है कि जिसमें सभी भाषा, सभी लैंग्वेज का सम्मान यानी रिस्पेक्ट किया जाता हो। देखिए भारत की जो पॉलिसी है लैंग्वेज को लेकर वो है जितनी भी भारत में लैंग्वेज बोली जाती है उन सबका रिस्पेक्ट करना। पहले हम जानते हैं कि भाषा नीति का मतलब क्या होता है। भाषा नीति का मतलब होता है हम सभी भाषाओं को सम्मान करते हुए एक ऐसी पॉलिसी बनाएं जो सभी को अपनी भाषाओं को बोलने, लिखने और यूज करने का अधिकार देता है। इसी को भाषा नीति कहा जाता है और ये उनको विरासत में मिलती है क्योंकि हमारे बूढ़े बुजुर्ग पूर्वज यही बोलते आ रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब हम अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं तो इससे राष्ट्रीय एकता मजबूत होती है। इसलिए जो जिसकी लैंग्वेज है उसको उसी लैंग्वेज में बोलने दिया जाए, इससे यूनिटी बढ़ती है और कोई विद्रोह नहीं करता है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा देखो 2005 के अंदर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया गया था ताकि स्कूल्स में क्या पढ़ाया जाए, कौन सी लैंग्वेज में पढ़ाया जाए, इसको लेकर इसमें यह कहा गया सबसे पहले कि बच्चों को दी जाने वाली जो एजुकेशन है वो किस लैंग्वेज या किस भाषा में होनी चाहिए, इसको लेकर पॉलिसीज बनाया जाए। और पॉलिसी ये बने कि बहुभाषी होनी चाहिए, यानी कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही लैंग्वेज में पढ़ाया जाए, एक से ज्यादा लैंग्वेज भी हो सकता है। इस सही बच्चों को सबसे पहले जो उसकी जो मदर लैंग्वेज है हमें सबसे पहले उसको उसी लैंग्वेज में एजुकेशन देनी चाहिए। मान लो कि गुजरात में पैदा हुआ है तो वो गुजरात को ही सुनते हुए बड़ा हुआ है, 3 साल 4 साल 5 साल तक उसको कम से कम उसको मदर टंग में एजुकेशन दो, तभी जाके वो दूसरी लैंग्वेज को ग्रैब कर पाएगा। तो यहाँ पे कहा गया कि सभी स्कूल्स के अंदर मदर टंग में एजुकेशन दिया जाए। एंड दूसरी बात कही गई कि जो दूसरी भाषा होगी उस भाषा में उसको ज्ञान प्राप्ति के लिए कहा जाए, यानी कि मान लो कि उसको फर्स्ट मदर टंग हो गया और दूसरा जो लैंग्वेज उसको सिखाया जाएगा वो उसके लिए ज्ञान प्राप्ति का साधन होगा। जैसे कि मान लो जिसको गुजराती आती है उसको गुजराती सिखा दिया गया अच्छे से, लेकिन अब एक सेकंड लैंग्वेज के रूप में जस्ट नॉलेज पर्पज के लिए वो इंग्लिश या कोई अदर लैंग्वेज भी सीख सकता है। ये कहा गया सेकंड पर्पज जो पॉलिसी बनाई गई 2005 के अंदर। इसके बाद कहा गया सेकंड लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश को भी पढ़ाया जा सकता है और अदर जो इंडियन लैंग्वेज है इसको भी पढ़ाया जा सकता है। अब इसके लिए अगर एजुकेशनल बैकग्राउंड देखा जाए तो मातृभाषा के साथ अगर उसको हम इंग्लिश की लैंग्वेज देते हैं तो ये आगे काम भी आती है। तो कहीं ना कहीं इसमें 3 चीजें कही गई, पहला उसकी जो मदर टंग है, दूसरा इसके अंदर इंग्लिश को शामिल किया जाए, और तीसरा भारत की जो वो भाषा जो आज उसको बचा के रखना जरूरी है। जैसे आज भी आप देखोगे तो सीबीएसई बोर्ड के अंदर भी क्लास 10 तक तो आप सभी को हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत ये तीनों लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, जबकि तीनों ही लैंग्वेज ही है ये। और 10th के बाद आपके पास ऑप्शन होता है कि आप हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत लो या ना लो, लेकिन 10th तक आपको तीनों कंपलसरी पढ़ना है। सीबीएसई के ज्यादातर स्कूल्स के अंदर यह मॉडल अपनाया गया है। तो ऐसा इसलिए किया गया ताकि हमें मल्टी लैंग्वेज की नॉलेज हो सके। एंड नेक्स्ट पॉइंट है नेशनल फोकस ग्रुप ऑन टीचिंग ऑफ इंडियन लैंग्वेज 2005, यानी कि भारत के अंदर टीचिंग का क्या लैंग्वेज हो इसके लेकर भी एक ग्रुप बनाया गया। इसमें कहा गया त्रिभाषा सूत्र, दैट मीन्स 1968 के अंदर इस पॉलिसी को तैयार कर लिया गया था। और जब ये पॉलिसी तैयार की गई तो इसका रेफरेंस लिया गया कोठारी आयोग का। देखो भारत के अंदर 1964 के अंदर कोठारी
कोठारी कमीशन बनाया गया था और जिसका काम था एजुकेशन की पॉलिसी बनाना। तो कोठारी कमीशन के द्वारा जो पॉलिसी जो रिपोर्ट बना के दी गई, उसी रिपोर्ट के आधार पर 1968 के अंदर एक पॉलिसी बनाई गई और इसके बाद 1986 में एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई, जिस पॉलिसी के तहत आज तक हम एजुकेशन ले रहे हैं वो 1986 की एजुकेशन पॉलिसी ही है। तो इस प्रकार 3 लैंग्वेज का जो फॉर्मूला था वो सबसे पहले 1964 के अंदर कोठारी कमीशन ने बनाया, फिर 1968 के अंदर इसको फिर से दोहराया गया एंड इसके बाद 1986 में इस बात को कही गई एंड फाइनली अब जाके इसको इम्प्लीमेंट किया भी गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 मोदी गवर्नमेंट के द्वारा भी। चलिए अब हम ये जानते हैं कि 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला क्या था जो कि इन अलग अलग सालों के अंदर बताया गया है। सबसे पहले इसमें कहा गया कि पहली जो भाषा है वो उसकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए, यानी कि मान लो जो तमिलनाडु में है उसको तमिल में उसको पढ़ाओ भाई, गुजरात वालों को गुजराती में पढ़ाओ, महाराष्ट्र वालों को मराठी में। दैट मींस रीजनल लैंग्वेज जो उसकी अपनी खुद की भाषा है जहाँ पे वो भाषा बोली जाती है, तो उसको उस लैंग्वेज में एजुकेशन दो। सबसे पहले ये कहा गया। तो 3 लैंग्वेज के अंदर फर्स्ट फॉर्मूला ये हो गया उसकी अपनी मदर टंग की लैंग्वेज, इसमें एजुकेशन दो। दूसरी लैंग्वेज भी इसको पढ़ाओ, दूसरी भाषा होगी इसकी हिंदी या कोई भी मॉडर्न लैंग्वेज जैसे कि इंग्लिश हो गया, इनमें से कोई सा भी एक। तो इस प्रकार पहली होगी उसकी मदर लैंग्वेज, दूसरी हो गई हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक, एंड जो नॉन हिंदी वाले हैं जो हिंदी जानते ही नहीं है, जो बोलते नहीं है, जैसे साउथ इंडिया के लोग हो गए, इनको दूसरी भाषा में इंग्लिश भी सिखा सकते हैं या हिंदी, लेकिन इनको भी दूसरी भाषा में ये सिखाना होगा। एंड जो थर्ड लैंग्वेज होगी, अब ये क्या होगी, थर्ड लैंग्वेज का डिसाइड इस प्रकार किया जाए कि जो अंग्रेजी है या इसके अलावा जो मॉडर्न इंडिया के और भी अदर लैंग्वेज, चाहे वो संस्कृत भी हो सकता है, तीसरी लैंग्वेज के रूप में ये दिया जाए। यानी कि टोटल 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया। मदर लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश ये 2 हो सकती है या कोई और तीसरी लैंग्वेज हो सकती है। तो इस प्रकार इसमें कहा गया पहली लैंग्वेज मदर लैंग्वेज हो जो आपके स्टेट की लैंग्वेज है, दूसरा हिंदी, तीसरा इंग्लिश। अगर ये दोनों में से कोई एक इंप्लीमेंट हो पा रही है तो तीसरा लैंग्वेज के रूप में संस्कृत या कोई मॉडर्न लैंग्वेज भी पढ़ाया जा सकता है। अगर ये तीनों फिट है तो मदर लैंग्वेज, इसके बाद हिंदी और तीसरा है इंग्लिश। तो ये फॉर्मूला इसके अंदर दिया गया। एंड इसके बाद मोदी गवर्नमेंट के द्वारा एनईपी लागू किया गया 2020 के अंदर। इसमें भी 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसमें क्या कहा गया, 5th क्लास तक या 8th स्टैंडर्ड तक डोमेस्टिक लैंग्वेज में या उसकी मदर टंग में या उसका जो रीजनल लैंग्वेज है या उसका जो अपने घर का लैंग्वेज है, उसके स्टेट का लैंग्वेज है, उसको उसी लैंग्वेज में एजुकेशन देना है। पहला ये कहा गया। दूसरा, बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना होगा और इसके लिए 3 लैंग्वेज का जो फॉर्मूला ये सबसे फिट है। अगर हम मदर लैंग्वेज में एजुकेशन करें तो इसमें क्या बुराई है। और इसके बाद जो सेकंड और जो थर्ड लैंग्वेज होगा ये उस स्टेट की एजुकेशनल डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है इसमें एजुकेशन देना है। एंड इसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये कहता है कि 3 लैंग्वेज का जो ये फॉर्मूला है ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी किसी राज्य पर कोई सा भी लैंग्वेज थोपा नहीं जाए। अपनी खुद की मदर टंग के बाद फर्स्ट लैंग्वेज हो गई, अब इसके बाद जो आगे के 2 लैंग्वेज बचे अब वो कौन से लेना है ये उस राज्य पर डिपेंड करता है, कोई थोपा नहीं जाएगा, ये इसमें कहा भी गया है। एंड राज्यों, क्षेत्रों एंड स्टेट और जो स्टेट के बच्चे हैं उनकी पसंद भी होनी चाहिए भाई इसके अंदर। इसमें ये कह भी दिया गया तो कम से कम जो 3 लैंग्वेज है, 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला, उसमें से मिनिमम 2 लैंग्वेज तो पढ़ाया जाना चाहिए भारत के सभी स्कूल और कॉलेजेस के अंदर, ये जरूरी है। तो एक आपकी मदर टंग हो गई, दूसरी आपकी चाहे हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक ले लो। एंड एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा कहा भी गया कि अधिक लचीलेपन के साथ, फ्लेक्सिबल होने के साथ साथ स्कूलों में 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला है ये लागू किया जा चुका है और भारत के ज्यादातर स्कूल्स के अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी इंप्लीमेंट हो गया है। 2024 से ये पूरे भारत के अंदर पूरे तरीके से इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि जो माइनॉरिटी में है उनकी लैंग्वेज की सुरक्षा, प्रचार प्रसार और सभी लैंग्वेज को प्रोटेक्शन देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन किए गए हैं। तो नो डाउट अगर हम एजुकेशन में लैंग्वेज को लेकर पॉलिसी बनाकर चलते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिसका जो मन करे और जिस स्टेट के अंदर जिस लैंग्वेज की बोलवाला है उसको उसी लैंग्वेज के अंदर एजुकेशन देना चाहिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रासंगिक उदाहरणों के साथ लैंगिक रूढ़िवादिता और सामाजिकरण को चुनौती देने में शिक्षा की क्या भूमिका है, इस पर चर्चा कीजिए। यानी कि डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन इन चैलेंजिंग जेंडर कंजर्वेटिव्स या स्टेरियोटाइप्स एंड सोशलाइजेशन विद रिलेवेंट एग्जांपल। इस क्वेश्चन में आपको 2 चीज बताना है। सबसे पहले जेंडर कंजर्वेटिव यानी कि जेंडर को लेकर रूढ़िवादिता, रूढ़िवादिता मतलब कंजर्वेटिव, जो पुरानी सोच है कि भाई लड़कियां ये कर सकती है, लड़के नहीं कर सकते, लड़के ये कर सकते हैं तो लड़कियां नहीं कर सकती, यानी कुछ जेंडर पे आधारित कंजर्वेटिव सोच है सोसाइटी के अंदर। तो सोसाइटी के अंदर ये जो कंजर्वेटिव सोच है जेंडर को लेकर और सोशलाइजेशन जो सोसाइटी की सोच है, इनको एजुकेशन कैसे चैलेंज कर सकती है। आखिर एक बार एजुकेशन मिल जाने के बाद क्या इन दोनों सोच पर, क्या सोसाइटी के इन सोच पर इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं, हम यही देखने वाले हैं इस क्वेश्चन के आंसर में। एजुकेशन क्या रोल निभाता है इस पुरानी सोच को खत्म करने में। सबसे पहले हम बात करते हैं लैंगिक रूढ़िवादिता या जेंडर कंजर्वेटिव। देखो इसका सीधा मतलब होता है किसी व्यक्ति को केवल उसके लिंग के आधार पर हम ये कहें कि भाई देखो ये इस जेंडर का है तो इसमें कुछ स्पेशल क्वालिटी है, इसके अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स हैं जो किसी में है ही नहीं। अब जेंडर की बात आ रही है, भारत के इतिहास में किसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है ये हम सब जानते हैं, वो है वुमेन यानी कि गर्ल्स के साथ। महिलाओं को शुरुआत से ही कमजोर माना गया, सोसाइटी के अंदर उनको पीछे रखा गया और मेल डोमिनेंट सोसाइटी है हमारी, जहाँ पे ज्यादातर चीजों में पुरुष ने अपने आप को आगे रखा है। तो ये जो जेंडर
डिस्क्रिमिनेशन है, जो कि कंजर्वेटिव सोच है इंसान की, अब ये कैसे दूर हो सकती है? इसका सीधा मतलब है एजुकेशन से। अगर हम महिला और पुरुष को एक समान एजुकेशन दे बिना किसी भेदभाव के, तो आने वाले टाइम में ये 100% खत्म हो सकती है, बट इसमें टाइम जरूर लगेगा। यहाँ पे कृष्ण कुमार एक थिंकर है, इन्होंने क्या कहा कि शिक्षकों यानी कि जो टीचर्स है, इनको हमेशा लड़कों और लड़कियों के बीच में बिना भेदभाव किए एजुकेशन देना चाहिए, और इसके लिए टीचर्स को भी ट्रेन करना चाहिए। पुरुष छात्रों में आक्रामक व्यवहार होता है, कई बार ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट्स में जो लड़के होते हैं वो इतने अग्रेसिव होते हैं कि टीचर से भी उल्टा सीधा बोल देते हैं, बट लड़कियों की मजाल नहीं होती। तो लड़कों और लड़कियों में जो परवरिश है, ये आखिर क्यों ऐसा है? इसका इम्पैक्ट पूरा सोसाइटी पे है और घर की परवरिश पे है, और ये सब हम जानते हैं कि महिला और पुरुषों के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन है ये घर से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि उनके पालन पोषण से लेकर उनको छोटे में बड़े करने से लेकर हर जगह पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी घर में डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आखिर ये जो जेंडर कंजर्वेटिव का जो कॉन्सेप्ट है, जिसको जेंडर स्टेरियोटाइप्स कहते हैं, इसको खत्म करने में एजुकेशन की क्या भूमिका है? आखिर एजुकेशन क्या रोल निभाता है? चलिए हम जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट है लिंग उत्तरदायी शिक्षण और सीखना। दैट मीन्स उन शिक्षण विधियों यानी कि एजुकेशन के ऐसे मेथड्स को यूज करो, स्कूल्स के करिकुलम में उन सभी चीजों को शामिल करो जो लड़कियों और लड़कों को बिना किसी भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन के इनकी डाइवर्सिटी को समझते हुए एजुकेशन दे सके। भैया स्कूल्स के अंदर सिर्फ डाइवर्सिटी इन मामलों में नहीं है कि लड़के हैं और लड़कियां हैं, इनके अंदर भी कई ऐसी क्वालिटी हैं जो सबके अंदर अलग अलग है। उनकी कास्ट, जेंडर, रिलीजन, उनका इन्वायरमेंट सब कुछ अलग है। तो टीचर्स को इनको समझकर ही उनको एजुकेशन देना है, ताकि लड़कियों और लड़कों को सफल बनाने में एक समान उनको अवसर मिल सके। जेंडर इक्वलिटी आएगा और आपस में जो इनके हेल्थ या एजुकेशनल रिलेशन है ये सही बन पाएंगे। और ये बहुत जरूरी भी हो जाता है जेंडर इक्वलिटी को स्टेब्लिश करना, क्योंकि ये इनक्वालिटी सैकड़ों वर्षों चला आ रहा है। इसलिए एजुकेशन के द्वारा ही इस जेंडर इनइक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है, जेंडर कंजर्वेटिव का जो कॉन्सेप्ट है, ये खत्म किया जा सकता है। एंड सेकंड पॉइंट क्या है? समावेशी शिक्षा नीतियां और प्रथाएं, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस। यहाँ पे एक वर्ड है समावेशी, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इंक्लूसिव। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक स्कूल, एक क्लासरूम जिसमें सभी बच्चे बैठकर पढ़ सके बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। और सभी बच्चों का मतलब यहाँ पे क्या है? वो सभी बच्चे जो नॉर्मल है और वो भी बच्चे जो किसी डिसेबल्ड कैटेगरी से आते हैं। अब इन सभी बच्चों में चाहे इनका कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, बर्थ प्लेस, एनवायरनमेंट, चाहे इनका कुछ भी हो, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के साथ, चाहे वो डिसेबल्ड पर्सन हो या नॉर्मल पर्सन हो, एक ही क्लासरूम के अंदर बैठकर एक स्कूल के अंदर ये एजुकेशन ले सके, इसको कहा जाता है समावेशी शिक्षा। और ऐसी एजुकेशन के लिए पॉलिसीज बनाना पड़ता है, क्योंकि जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं इनको PWD में रखा जाता है, पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो इनके शरीर में कोई कमियां होती है, तो फिजिकल डिसेबल्ड होने की वजह से इनको सोसाइटी से अलग ना किया जाए, इनको भी अपनापन महसूस हो, अलग करने से इनको डिस्क्रिमिनेशन फील होगा और ये चीज गलत हो जाएगा। इसलिए इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आया और बिना भेदभाव के इनको भी सम्मान से जिनके जीने का अधिकार है, इनकी लैंग्वेज, कल्चर, इन सबको समझते हुए, चाहे विकलांग छात्र हो या नॉर्मल छात्र हो, इनको एजुकेशन देना भी है, रहने के लिए जुगाड़ भी करना है, और इनके प्रोटेक्शन करने के साथ साथ जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जहाँ पे सभी लोग बैठकर एजुकेशन ले सकें, चाहे मेल हो या फीमेल हो, गर्ल्स हो, बॉयज हो, हैंडीकैप्ड हो, डिसेबल्ड हो या नॉर्मल पर्सन हो, सभी एजुकेशन ले सके। इसको कहा जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन। एंड थर्ड पॉइंट क्या है? शिक्षा में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में समुदायों और परिवारों को शामिल करना। अगर हमें जेंडर इक्वलिटी स्टेब्लिश करना है तो कम्युनिटी और फैमिली इनको भी शामिल इसमें करना होगा, यानी कि एंगेजिंग कम्युनिटीज एंड फैमिलीज इन प्रमोटिंग जेंडर इनइक्वालिटी इन एजुकेशन। एजुकेशन में जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए लड़कियों को स्कूल जाने से जो रोका जाता है, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लड़कियों को सिर्फ इसलिए स्कूल ना भेजा जाए कि भाई 12th पास हो जाएगी तो शादी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है और कोई आगे प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। स्कूल भेजने का मकसद सिर्फ शादी करवाना नहीं होता, आगे जिंदगी जीने का मकसद आपका जाना स्कूल होता है। एजुकेशन लेने का मतलब है आप अपने आप को पहचानते हो, चीजों को समझते हो, गलत और सही में आपको अंतर समझ में आता है। जो भी रिसोर्सेज जो लड़कों को प्रोवाइड किया जाता है वो लड़कियों को भी रिसोर्सेज मिले, तो लड़कों और लड़कियों को भेदभाव नहीं होना चाहिए। लड़कियों के खिलाफ जो भेदभाव हो रहा है, इन प्रथाओं, इन कस्टम को खत्म करना चाहिए, तब जाके जेंडर इक्वलिटी स्टेब्लिश होगा। जनरल जो भी राइट्स होते हैं जो पुरुषों को दिए जाते हैं, घर में बेटियों को नहीं दिया जाता। आखिर क्यों? अगर आप भी देखोगे तो घर में किसी के 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों में अगर 2 लड़के हैं, 1 लड़की है, तो उसको भरपूर प्यार मिल जाता है। अरे यार एक ही तो लड़की है। अगर उसी घर के अंदर 4 लड़कियां हैं और 1 लड़का है, तो उस 1 लड़के को भरपूर प्यार देंगे ये, बाकी 4 लड़कियों में थोड़ा थोड़ा प्यार बांटेंगे। सबको प्यार नहीं दे सकते, मजबूरी हो जाती है घर की। प्लस एक आध को तो भाई यूं ही समझते हैं कि ये फालतू ही पैदा हो गई है। यानी लड़कियों को इस तरीके से ट्रीट किया जाता है कि मान लो कि भाई कुछ तो है ही नहीं है, उनको ये फील करवा देते हैं कि भाई तू गलती से पैदा हो गई है, तेरे को पैदा होना ही नहीं था। उस लड़की पे क्या बीतती होगी? वो सोचती है कि धरती पे आखिर में आई क्यों, इस घर में जन्म क्यों लिया, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चाहे लड़का हो या लड़की हो, 3 हो या 4 हो, 5 हो, सभी को प्रेम उतना ही मिलना चाहिए जितना एक को मिल रहा है। ऐसा करके पेरेंट्स खुद जिम्मेदार बन जाते हैं डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करने के लिए। इसलिए सोसाइटी हो या फैमिली, दोनों को मिलकर जेंडर इक्वलिटी स्टेब्लिश करना होगा। इसकी शुरुआत अपने घर से करना है, डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर, और जो कस्टम चले आ रहे हैं, जो कंजर्वेटिव कस्टम है, इसको खत्म कर। और पॉइंट का सामाजिक आर्थिक कारकों को संबोधित
संबोधित करना, यानी कि स्टैब्लिशिंग सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। इसमें क्या होता है, अब देखो चाहे महिला हो या पुरुष हो, गरीबी तो होगी, लेकिन अगर गर्ल्स एजुकेशन को लेकर काफी गरीबी है तो इस गरीबी के अंदर गाँव की लड़कियां तो पढ़ ही नहीं सकती। शहरों में दिक्कत आती है तो गाँव की तो भाई दूरी की बात है। इसलिए गर्ल्स हो या बॉयज सब तक एजुकेशन पहुंच सके, इसके लिए सबसे पहले छात्रवृत्ति देना होगा, यानी कि स्कॉलरशिप। सरकार को एजुकेशनल जो स्कॉलरशिप है इसको बढ़ाना होगा, ताकि ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में जो स्कूल है इसको भी बढ़ाना होगा। और चाहे लड़के हों या लड़कियां, इन तक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम होना चाहिए ताकि स्कूल भी जा सके। ये 3 चीज बहुत जरूरी है आज इस एजुकेशन फील्ड के अंदर, गाँवों के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। एंड 5th पॉइंट है शिक्षक प्रशिक्षण में निवेश, इन्वेस्ट इन टीचर ट्रेनिंग। आजकल टीचर कोई भी नहीं बन सकता, टीचर बनने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग लेनी होती है। आज जिसके पास सबसे ज्यादा नॉलेज है जरूरी नहीं है वो टीचर बन सकता है। आपके पास जितना भी नॉलेज है आप उसको किस तरीके से लोगों को समझा रहे हो। आज मेरे पास नॉलेज का भंडार है बट मैं लोगों को समझा नहीं पा रहा, तो वो नॉलेज किसी काम का नहीं है। इसलिए एक टीचर को पहले सीखना है फिर सिखाना है, तब जाके वो जेंडर इक्वलिटी जैसी जो कई सारे क्वेश्चन आते हैं उनको दूर कर सकता है। इसके लिए नॉलेज चाहिए, स्किल चाहिए और रिसोर्सेज चाहिए। इसलिए टीचर को सबसे पहले ट्रेन करना होगा ताकि क्वालिटी एजुकेशन वो प्रोवाइड कर सके। एंड लैंगिक समाजीकरण को चुनौती देने में शिक्षा की क्या भूमिका है। अब मान लो कि सोसाइटी के अंदर भी कई सारे डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, तो एजुकेशन सोसाइटी में कैसे इन डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर सकता है, भेदभाव को। देखिए लैंगिक समाजीकरण या जेंडर सोशलाइजेशन का सीधा मतलब हुआ जिसके द्वारा हम समाज यानी कि सोसाइटी के अंदर जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं। समाज के अंदर भी इक्वलिटी है जेंडर के मामले में, चाहे महिला हो या पुरुष हो। अब इसके लिए हम माता पिता, एजुकेटर्स यानी टीचर्स, स्कूल्स, मीडिया, सोसाइटी के अंदर जेंडर सोशलाइजेशन के लिए इन सबका भी रोल माना जाता है। इनसे ही स्टार्ट होती है भाई। इसलिए कुछ पॉइंट्स कहे जाते हैं। सबसे पहला है विचारात्मक विकास यानी कि थॉट डेवलपमेंट। शिक्षा व्यक्ति को सोचने की क्षमता प्रदान करता है, एक सोच विकसित करता है। आप चीजों के बारे में जानते हो तो आप ऑटोमेटिकली सोचने लग जाते हो, भाई ऐसा है, अच्छा ऐसा क्यों है भाई। अगर क्वेश्चन मार्क ऐसे बनता है तो ऐसे क्यों बनता है, अगर टिक का निशान ऐसे बनता है तो ऐसे क्यों बनता है, राइट का, रोंग का निशान ऐसे तो ऐसे क्यों बनता है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन से आप अपने मन में क्वेश्चन स्टार्ट करते हो और बड़े बड़े क्वेश्चन आपके मन में आने लग जाते हैं। यानी कि सोचने की क्षमता देता है एजुकेशन, क्योंकि यह व्यक्ति को सिखाता भी है कैसे विचार करना है और सोचना जरूरी है। जब हम अपनी सोच और विचारों को समाज के साथ साझा करते हैं तो समाज में पॉजिटिव चेंजेस आता है, और ये चीज सिर्फ एजुकेशन ही कर सकता है। तो हमें अपनी सोच बदलना है, देन सोसाइटी की सोच बदलेगी। जेंडर इक्वालिटी को लेकर एजुकेशन प्रोवाइड करना होगा, यानी कि एजुकेशन ऑफ जेंडर इक्वालिटी। जैसे कि एजुकेशन लोगों को लैंगिक समानता, जेंडर इक्वालिटी के महत्व को समझाती है। लैंगिक भेदभाव को पहचानने में और उसके खिलाफ आवाज उठाने में व्यक्ति को समान अधिकार मिलेगा और अवसर भी मिलेगा अगर लोग एजुकेटेड होते हैं तो। एंड सामाजिक दृष्टिकोण का विकास। देखो समाज ने भी जो डिस्क्रिमिनेशन किया हुआ है, अब इसके लिए सामाजिक दृष्टिकोण का डेवलपमेंट करना होगा, डेवलपमेंट ऑफ सोशल आउटलुक। दैट मींस शिक्षा समाज को बताती है कि एक समृद्धि भरपूर समाज का निर्माण कैसे किया जाता है। यानी कि अगर एजुकेशन है तो जाहिर सी बात है कि समाज में सभी लोग एजुकेट होंगे, लिटरेसी रेट बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, सोचेंगे समझेंगे और इनोवेट करेंगे, यानी कि नए नए आइडियाज निकल कर आएंगे, जहां सभी व्यक्तियों को समानता और समरसता के साथ जीने का अधिकार प्राप्त होगा। यानी एजुकेशन मिलने से जो जेंडर कंजर्वेटिव का कॉन्सेप्ट था ये खत्म तो होता ही होता है, साथ ही साथ सोसाइटी के अंदर भी सोशलाइजेशन आता है, लोग आपस में जुड़ते हैं और सोसाइटी में जो कस्टम्स है इनको खत्म करते हैं। तो जो सोसाइटी के द्वारा बनाई गई है उसको सोसाइटी खत्म कर सकती है, और ऐसा तभी होगा जब इंडिविजुअल सभी लोग आपस में एजुकेट होंगे, क्योंकि इन्हीं लोगों से मिलकर पूरी सोसाइटी बनी हुई है। हम अपने आस पड़ोस में लोगों को देखते हैं, हम भी एक सोसाइटी के हिस्से हैं, वो हमें देखते हैं, हम उनके देखते हैं, हमारा इंपैक्ट उन पे पड़ता है, उनका इंपैक्ट हम पे पड़ता है। दैट मींस हम पूरे सोसाइटी के मेंबर्स हैं। स्वतंत्र और जागरूक समाज का निर्माण करना होगा, फॉर्मेशन एंड इंडिपेंडेंट एंड अवेयर सोसाइटी। दैट मींस सोसाइटी में लोगों को जागरूक करना होगा, और इसके लिए स्पेशली बच्चों को स्वतंत्र और जागरूक करने के लिए हमें एजुकेशन देना होगा ताकि सोसाइटी के अंदर वो अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। इस प्रकार निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि लैंगिक समानता हासिल करने में शिक्षा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकता है, इन बाधाओं को तोड़ सकता है जो बाधाएं सोसाइटी के द्वारा क्रिएट की गई है। महिलाओं को उनकी क्षमता तक पहुंचाने में ये हेल्प कर सकता है। महिलाओं यानी वुमेन एजुकेशन बहुत जरूरी है ताकि वुमेन को एम्पावरमेंट किया जा सके। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं की स्थिति से जेंडर और वर्ग। याद रहे जेंडर पे जो भी क्वेश्चन आ जाए आपको यही आंसर लिखना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें क्या कहा गया, महिलाओं की स्थिति से जेंडर और वर्ग। यहाँ पे जेंडर और क्लास दो वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है, तो जेंडर और वर्ग के अंतर संबंधों को सबसे अच्छी तरह समझा जा सकता है। तो गरीब महिलाओं की स्थिति, जेंडर और वर्ग के अंतर संबंध का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। यानी कि जेंडर एंड क्लास इंटरसेक्शनलिटी कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड बाय द सिचुएशन ऑफ वुमेन बिलोंगिंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, क्रिटिकली द इंटरसेक्शनलिटी एंड स्टेटस ऑफ पुअर वुमेन। इसका मतलब क्या होता है, आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि जो महिलाओं की स्थिति है जेंडर को लेकर और वर्ग यानी क्लास को लेकर ये कैसी है, आपको इसको समझाना है। क्योंकि एक महिला जो कमजोर आर्थिक वर्ग से आती है उसका इस पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, और गरीब महिलाओं की स्थिति को लेकर जेंडर और जो वर्ग का जो संबंध है ये क्या है। जेंडर मतलब महिला पुरुष, वर्ग मतलब अमीर गरीब, यानी अमीर और गरीब जो क्लासेस है ये बताना है। तो पहले हम देखते हैं इसके अंदर जो जेंडर वर्ग का जो संबंध है, जो रिलेशन है वर्ग और जाति का, इसको लेकर सोसाइटी में काफी चीजें कही जाती है। देखो वर्ग मतलब क्या है, यहाँ पे सोसाइटी में आप इतिहास उठा के देखोगे तो अब तक का जो इतिहास रहा है वो वर्ग संघर्ष कर रहा है, क्लास स्ट्रगल
स्ट्रगल करा है। क्यों? क्योंकि एक तरफ होता है रिच और एक तरफ होते हैं पुअर, अमीर और गरीब। जो अब अमीर हैं उनके पास रिसोर्सेज है, ज्यादातर रिसोर्सेज पे उन्हीं का अधिकार है, उन्हीं का राइट्स है, ओनरशिप उनके पास है। और जो गरीब हैं वो लेबर्स हैं, फार्मर्स हैं, वुमेन हैं और बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं। तो वुमेन भी इसके अंदर शामिल है। देखो पॉलिटिकल साइंस के अंदर एक थिंकर है जेएस मिल, इसने वुमेन पे अपनी एक थॉट्स दिए। इसने क्या कहा कि सोसाइटी पुरुष प्रधान है, मेल डोमिनेंस है और महिलाओं के पास वो क्षमता या संसाधन की पहुंच नहीं है जिसके वजह से वो सोसाइटी के अंदर सामने या आगे आ सके। इसलिए पुरुषों के पास ही सब कुछ रहा है स्टार्टिंग से, इसलिए सारी योग्यता उन्हीं के पास है और हमेशा पुरुष ही आगे रहे। यानी कि जो डिस्क्रिमिनेशन है ये आज से नहीं, हजारों साल पहले से चलता आ रहा है। जेंडर और वर्ग यानी कि जेंडर और क्लास अंतर संबंध में गरीब महिलाओं की स्थिति क्या रही है इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले आर्थिक असमानता यानी कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। देखो जेंडर की हम बात करते हैं तो एक काम के लिए जो सैलरी होती है पुरुषों को ज्यादा और महिलाओं को आखिर कम क्यों दिया जाता है? तो समान काम के लिए एक महिला को एक पुरुष के बराबर भी सैलरी नहीं दी जाती। तो पहला डिस्क्रिमिनेशन तो जेंडर में यहीं से दिखता है। अब महिलाओं को महिला होने के कारण से अगर डिस्क्रिमिनेट किया जाता है ये सरासर बिल्कुल गलत है। एंड सेकंड पॉइंट का शिक्षा तक पहुंच। देखो जो भी महिला बैकवर्ड क्लासेस से है और उसका जो वर्ग है चाहे जाति है या उसकी जो क्लास है वो गरीब है, तो जाहिर सी बात है इन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से वो गरीब महिला क्वालिटी एजुकेशन नहीं ले पाएगी और इस कंडीशन में जो रोजगार के अवसर जो अपॉर्चुनिटी आते हैं एम्प्लॉयमेंट के, इससे वो दूर रह जाएगी, इसकी गरीबी बढ़ती जाएगी। इसलिए जो क्लास का स्ट्रगल है अमीर गरीब का ये चलता आ रहा है, इसमें जेंडर का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि महिलाओं के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है ये आज से नहीं कई सालों से होता है, जिस वजह से जो मुख्य धारा में जो आज पुरुष दिखते हैं इसी का रीजन है। ये बात ठीक है कि आज महिलाएं भी सब जगह आगे है, चाहे डिफेंस हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, सिक्योरिटी हो या एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, एमएनसी हो, बैंक हो, आज सब जगह महिला आगे है। ऐसे कई सारे एरियाज है गाँव दूर दराज के कस्बों के अंदर, लेकिन कई मामलों में अभी भी लोगों की मेंटलिटी में चेंज लाना जरूरी है। शहरों में तो चेंजेस आया है लेकिन गाँव में अभी भी करना जरूरी है और ये अचानक से तो होगा नहीं। जिन महिलाओं ने हजारों साल तक ये गम झेला है अब ये रातों रात कैसे हो जाएगा। अब थर्ड पॉइंट क्या है? स्वास्थ्य देखभाल तक सीमित पहुंच, लिमिटेड एक्सेस टू हेल्थ केयर। ये गरीब महिलाओं को अक्सर जब प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई हेल्थ सर्विस लेनी होती है तो उनके पास सही से पहुंच नहीं होती। पहुंच की इस कमी के कारण उनके हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। इससे बच्चे और बच्चे की माँ को काफी तकलीफें होती है। एंड फोर्थ पॉइंट का जेंडर मानदंड और भेदभाव, जेंडर नॉर्म्स एंड डिस्क्रिमिनेशन। दैट मीन्स आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों में पूरी तरह से अगर महिला भाग लेगी तो जाहिर सी बात है कि महिलाओं को डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होना पड़ता है। कई महिलाओं के पास वो स्किल नहीं है जो मार्केट की डिमांड है और इसलिए महिला पीछे रह जाती है। क्योंकि पुरुषों का इन सब चीजों में स्टार्टिंग से ध्यान दिया गया है, इसलिए वुमेन पीछे रह जाती है, गर्ल्स पीछे रह जाती है। महिलाओं को चाहिए कि वो आगे आए और सोसाइटी की आज वो सब स्किल अपने पास रखे आगे जो उसके काम आ सकती है। फिफ्थ पॉइंट क्या है? नस्लीय और जातीय असमानता यानी कि रेशियल एंड एथनिक डिस्पार्टीज। दैट मीन्स जेंडर और वर्ग की जब हम बात करते हैं तो जेंडर तो हमें बताता है कि महिला और पुरुष में भेदभाव, और वर्ग हमें बताता है कि अमीर और गरीब में भेदभाव। तो दोनों तरीके से ही महिलाओं को डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होना पड़ा है, असमानता इनइक्वालिटी का सामना करना पड़ा है। एंड सीमित राजनीतिक प्रतिनिधित्व यानी कि लिमिटेड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर आप देखोगे तो संसद हो या विधानसभा पार्लियामेंट हो या लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, पार्लियामेंट यानी देश की संसद हो या लेजिस्लेटिव असेंबली हो। अब देश के बाद अगर आप विश्व में देखो यूएन हो, दुनिया के तमाम इंटरनेशनल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी जगह पे महिलाओं की जो रिप्रेजेंटेशन होती है कम होती है। अब सोसाइटी के अंदर लोग जो रह रहे हैं उनमें 50% महिला है, 50% पुरुष है भाई। अब चाहिए तो ये कि आधे लोग महिला हो आधे लोग पुरुष हो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के रूप में। बट होता क्या है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में जो देश को रिप्रेजेंट करते हैं उसमें ज्यादातर पुरुष होते हैं और महिलाओं की संख्या कुछ गिने चुने होती है। इसमें सुधार करने की जरूरत है, तभी जाकर महिलाओं की कंडीशन में भी सुधार हो सकती है। एंड 7 पॉइंट है हिंसा के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि यानी कि इंक्रीज सेंसिटिविटी टुवर्ड्स वायलेंस। देखिए कई ऐसे वायलेंस है जो महिलाओं को झेलना पड़ता है, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, उनके फैमिली मेंबर्स के द्वारा उनको सताया जाना, अब वो चाहे डोरी सिस्टम हो या एक महिला को कम आंकना, उनकी कैपेबिलिटी को इग्नोर करना या उसको ये कहना कि भाई तू तो मेरे पे बोझ है, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी। तो ये सब चीज एक नेगेटिव पॉइंट के रूप में देखा जाता है सोसाइटी में। इससे महिलाओं का अपमान होता है और उनको कई सारी मुसीबतों को झेलना पड़ता है। आज तो कई सारी महिलाएं इकोनॉमिक डिपेंडेंसी अपने ऊपर ले रखी है। आज महिला खुद पैसा कमाती है भाई, क्यों अपने पति पे डिपेंड रहेगी, चाहे वो अच्छे घर से है। क्योंकि शादी से पहले जो काम करती थी जाहिर सी बात है वो शादी के बाद भी काम करना चाहेगी, वो बैठना नहीं चाहिए। जिसने एजुकेशन ले ली उसको बैठने का मन ही नहीं करेगा। क्रिटिसिज्म के रूप में कहा जा सकता है कि सरकार द्वारा कई समाज सुधारकों, शिक्षाविदों और नीतियों के काम ने समस्या को कुछ हद तक कम किया है, लेकिन इन बाधाओं को तोड़ने के लिए अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना होगा और इसके लिए सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज लाना जरूरी है। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि गरीब महिलाओं की स्थिति जेंडर वर्ग की गतिशीलता के परस्पर क्रिया से आकार लेती है। यानी जो जेंडर और क्लास में जो डिस्क्रिमिनेशन है ये कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर जो गरीब महिलाओं को जो डिस्क्रिमिनेशन का शिकार किया जाता है ये उसी का परिणाम है जिसका नेगेटिव इंपैक्ट सोसाइटी पे पड़ता है। अब इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हम आर्थिक सशक्तिकरण की बात करते हैं, एजुकेशन हेल्थ सर्विस की बात करते हैं, महिलाओं तक इन सब की पहुंच हो और सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी उनके साथ भी हो, तभी जाकर सोसाइटी में पॉजिटिव चेंजेस आ सकता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं अपने
नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट एंड में आता है जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिया जाता है और इसमें से कोई सा भी आपको 2 ऑप्शन करना होता है, बट आपको मैं चारों ऑप्शन सोल्व करके बताऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे शॉर्ट नोट का राष्ट्रीय शिक्षा नीति, दैट मींस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो इम्प्लीमेंट की गई है। अब जानते हैं हम इस पॉलिसी के बारे में। देखिए 2020 की जो एजुकेशन पॉलिसी है जुलाई 2020 में आई थी। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको लाया गया है और इनके ही लीडरशिप के अंदर इसको तैयार भी किया गया है। मंत्रिमंडल के द्वारा इसको जुलाई 2020 के अंदर मंजूरी दे दी गई और फाइनली न्यू एजुकेशन पॉलिसी, भारत की एजुकेशन पॉलिसी जो कि मैकॉले के द्वारा बनाई गई थी अंग्रेजों के दौरान जब भारत गुलाम हुआ करता था, उस पॉलिसी में चेंजेस करने के लिए ही इसको लाया गया, जिससे कि एजुकेशन को क्वालिटी एजुकेशन में इक्वालिटी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी के साथ सभी को ऐसी एजुकेशन दी जाए जिससे कि उनका स्किल भी बढ़े और क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलपमेंट हो। कुल मिला के जो आज की एजुकेशन सिस्टम है इसमें सुधार करने के लिए ही इस पॉलिसी को लाया गया और आज की जो एजुकेशन सिस्टम है ये 1986 की पॉलिसी और जो मैकॉले की शिक्षा व्यवस्था के द्वारा जो विकसित हुई है वही शिक्षा व्यवस्था चले आ रही है। अब इसमें चेंज लाना बहुत जरूरी है, जो कि काफी चीजें आउटडेटेड हो चुकी है। अब हम जानते हैं कि इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर क्या स्कीम इंट्रोड्यूस करवाया गया है। इसके अंदर एक फॉर्मूला दिया गया 5+3+3+4। आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि इस एजुकेशन पॉलिसी में क्या कहा गया है। इसको सबसे पहले एनईपी कहा जाता है जो कि 2020 में आया है। स्कूल्स लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, सभी लेवल पे इसको इम्प्लीमेंट किया गया है और कई जगह पे इम्प्लीमेंट हो चुका है। कई कॉलेज और स्कूल्स के अंदर 2024 से इम्प्लीमेंट हुआ है। क्लियर है? तो अब हम बात करते हैं ये फॉर्मूला क्या है 5+3+3+4 का। सबसे पहले हम बात करते हैं ये 5 जो स्टार्टिंग में दिया गया है। जब बच्चा जन्म होता है तो उसके 3 साल से लेकर 18 साल की उम्र तक एजुकेशनल उसका जो पूरा स्टडी का जो सिस्टम रहने वाला है वो इतने साल तक उसका चलेगा, 3 से लेकर 18 साल। तो स्टार्टिंग का जो 5 साल है उसको कहा गया है फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन स्टेज में उसको प्री प्राइमरी स्कूल में ज्वाइन करवाया जाएगा, यानी कि उसको प्री प्राइमरी एजुकेशन दी जाएगी, जिसको हम अपने लैंग्वेज में नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के नाम से जानते हैं। ये हो गए प्री प्राइमरी। तो प्री प्राइमरी हो गई 3 साल की और बच गया 2 साल क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड। तो कुल मिला के हो जाते हैं पूरे 5 साल। 5 साल में क्या हुआ, 3 साल की प्री प्राइमरी स्कूल हुई और 2 साल में क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड के अंदर बच्चा पास हो गया। तो ये हो गई फर्स्ट 5 ईयर। एंड इसके बाद आती है +3। अब 3 साल में क्या हुआ, 3 साल के अंदर प्रीपरेटरी स्टेज माना जाएगा। इस स्टेज को इसलिए ये नाम दिया गया क्योंकि इसके अंदर भी प्राइमरी लेवल से थोड़ा सा एडवांस इसमें पढ़ाया जाएगा और इसको आप कह सकते हो कि सेकंड के बाद थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ 3 साल के अंदर बच्चा ये 3 क्लासेस पास करेगा। इसको कहा गया प्रीपरेटरी स्टेज। क्लियर है? और ये 3 साल की होगी। तो 5+3 ये हमारा हो गया कंप्लीट। इसके बाद आते हैं हम +3 के अंदर। इसमें क्या होगा, ये होगा हमारा उच्च प्राथमिक। उच्च प्राथमिक का मतलब होता है अपर प्राइमरी। अपर प्राइमरी स्टेज के अंदर बच्चा पढ़ेगा 3 क्लासेस, क्योंकि ये भी 3 साल, क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8, क्योंकि बच्चा पहले प्रीपरेटरी स्टेज के अंदर क्लास 5 तक बच्चा पढ़ चुका। अपर प्राइमरी के बाद आता है माध्यमिक, जो कि 4 साल का होगा, यानी कि 5 साल का हुआ फाउंडेशन और 3 साल का हुआ बच्चे का 3 क्लासेस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जिसको प्रीपरेटरी स्टेज कहा गया। एंड इसके बाद जो बच गया 3 साल, इसके अंदर बच्चे ने 6, 7, 8 सब कंप्लीट करी। अब जो 4 साल आए हैं +4, इसमें बच्चा करेगा अपना माध्यमिक, यानी कि सेकेंडरी क्लास कंप्लीट करेगा, जिसको अपर सेकेंडरी या सेकेंडरी कहेंगे। इसमें बच्चा क्लास 9, 10, 11 और 12 पढ़ेगा। इसकी खास बात यह है कि 10th क्लास तक सिमिलर सब्जेक्ट जो पढ़ते हैं वो पढ़ेंगे। 10th के बाद जो स्ट्रीम लेना होता है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, इसमें अब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब जो बच्चा चाहता है कि आर्ट्स का वो पॉलिटिकल साइंस लेना, पॉलिटिकल साइंस भी ले सकता है। इसके अलावा आप कंप्यूटर साइंस भी ले सकते हो, यानी कि आप कॉमर्स के भी, साइंस के भी और आर्ट्स के, तो तीनों में से कोई सा भी सब्जेक्ट आप मिक्स करके ले सकते हो। इसकी बहुत अच्छी ये खास बात है। और अब जो बच्चे पढ़ेंगे उनके लिए बहुत मौज की बात है ये, क्योंकि मैं अपनी बात बताता हूँ, मेरे को कंप्यूटर साइंस पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। तो मैं क्लास 12 पास हुआ, परसेंटेज अच्छे थे, लेकिन मेरे को लेना आर्ट्स ही था सिविल सर्विसेज के लिए, तो मैंने आर्ट्स लिया। कंप्यूटर साइंस में ले नहीं पाया क्योंकि उसके लिए साइंस लेना पड़ेगा आपको, उसके लिए आपको पीसीएम में जाना पड़ेगा और साइंस मेरे को लेना नहीं था, इसलिए मेरे को कंप्यूटर साइंस नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं मेरा इंटरेस्ट मर गया। और लेकिन आज के इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर इनमें सुधार कर दिया। टोटल जो पॉलिसी है ये 5+3+3+4 की है। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। तो एक बार फिर से आपको मैं रिवीजन करवा देता हूँ। 5 का मतलब होता है फाउंडेशन, जिसमें बच्चा नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी की पढ़ाई करेगा अपनी, प्लस फर्स्ट और सेकंड भी अपनी वो कंप्लीट कर लेगा। यानी बच्चा इस 5 साल के अंदर इतनी पढ़ाई कर लेगा कि वो सेकंड क्लास तक कंप्लीट कर लेगा अपनी पढ़ाई। अब बच गए ये 3+3। अब इसमें बच्चा अपनी 3 साल की पढ़ाई और करेगा, यानी थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। यानी अब बच्चे ने अपनी 5th क्लास भी कंप्लीट कर ली है इस 3 के बाद। अब बच्चे के पास फिर से ये 3 साल आ गया। इसको कहा जाता है अपर प्राइमरी। अपर प्राइमरी में बच्चा 6, 7 और 8 कंप्लीट करेगा। इसके बाद फिर से 4 आ गया, यानी कि इसको कहा गया सेकेंडरी, या इसको अपर सेकेंडरी कहा गया। अब इसमें क्या होगा, बच्चा 9, 10, 11, 12 अपनी 4 साल की पढ़ाई पूरी कंप्लीट करेगा। इस तरीके से ये 5+3+4 का फॉर्मूला है। एंड इसके बाद आता है हायर एजुकेशन। अब हायर एजुकेशन भी अलग अलग लेवल का है, कहीं +3 है और कहीं +4 है। अगर कोई 4 साल की अपनी ग्रेजुएशन करता है तो उसका मास्टर 1 साल का होगा। अगर कोई 3
साल की अपनी ग्रेजुएशन करता है तो उसका मास्टर 2 साल का हो। ये है ग्रेजुएशन स्कीम। तो ये बताया गया इस पॉलिसी के अंदर। आगे इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया भाषाई विविधता का संरक्षण। तो एनईपी 2020 में कहा गया ये कि क्लास 5 तक एक बच्चों को उसकी खुद की लैंग्वेज में, जो उसकी रीजनल लैंग्वेज है या जो उसके घर में यूज होती है, मदर टंग है, मान लो गुजरात का बच्चा गुजराती ही बोलता है भाई, तो उसकी गुजराती लैंग्वेज में उसको पढ़ाई करवाया जाए। मिनिमम क्लास 5 तक, मैक्सिमम क्लास 8 तक उसको उसकी ही मातृभाषा में पढ़ाया जाए। एंड नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा गया कि स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए संस्कृत जैसी लैंग्वेज या जो भी एंशिएंट इंडियन लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को भी पढ़ाया जाए। किसी भी छात्र पर, किसी भी बच्चे पे कोई दबाव ना बनाया जाए कोई भाषा चूज करने के लिए। ये टोटली उस पर डिपेंड करता है कि उसे कौन सी लैंग्वेज चूज करना है। नेक्स्ट है फिजिकल एजुकेशन, यानी कि एक बच्चे को फिजिकल एजुकेशन की नॉलेज देनी है स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग प्राइमरी लेवल तक, जैसे खेल कूद, योगा हो गया, डांस क्लास, मार्शल आर्ट हो गया, यानी फिजिकल एक्टिविटीज करवाना है। ये भी शामिल कर दिया गया कि अब बच्चों को 6th क्लास से ही उनको कंप्यूटर की नॉलेज दी जाएगी, बेसिक कोडिंग की भी नॉलेज दी जाएगी। यानी कि आप कहीं ना कहीं जो स्किल डेवलपमेंट का जो तरीका है, जो करिकुलम है, कोर्सेस है, वो भी 6th क्लास से ही आगे अब पढ़ाया जाने वाला है। एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि शिक्षा का एडमिनिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, जो गवर्न करेगा इसको, जो लीडरशिप करेगा। इसलिए इस पॉलिसी में कहा गया राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बनेगा इसके अंदर, और इसका जो लीडरशिप है, जो इसके चेयरपर्सन है, वो देश के प्रधानमंत्री होंगे। वो खुद इसको डायरेक्ट करेंगे, यानी कि इसको वो लीडरशिप करेंगे और इस पॉलिसी के तहत जो भी सुझाव होगा वो देंगे। और फाइनली मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय यानी कि एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया। एंड इसके बाद स्कूल परीक्षा में सुधार, जो स्कूल में एग्जामिनेशन होता है इसमें भी सुधार किया गया। जैसे क्लास 3rd, 5th और 8th में कई ऐसे बच्चे होते हैं कि एग्जाम्स के पर्पज से वो ना पढ़े, एटलीस्ट उनके अंदर डेवलपमेंट हो, उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए उनको पढ़ाया जाए, जैसे कौशल का, उनके क्षमताओं का विकास हो, तो बच्चों पे एग्जाम का बोझ ना हो। पूरे साल जो उसने असेसमेंट किया है उसके आधार पे उसको मार्क्स दिया जाए। तो सिर्फ एक 3 घंटे के एग्जाम से उसको मार्क्स देकर ये डिसाइड नहीं किया जाए कि भाई ये बच्चा खत्म है या मस्त, इसलिए पूरे साल की एक्टिविटीज को इसके अंदर शामिल किया जाए। तो सिर्फ बोर्ड के एग्जामिनेशन पे अब डिपेंड नहीं है, पूरे साल की एक्टिविटीज के आधार पे उसको मार्क्स दिया जाएगा। ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है उसका। एंड व्यावसायिक पाठ्यक्रम, यानी कुछ वोकेशनल कोर्सेज इसमें शामिल किए गए। 9 से 12 तक के बच्चों के लिए कुछ ऐसे कोर्सेज डाले जाए, कुछ ऐसे कोर्सेज या सब्जेक्ट भी ऐड किए गए जो कि वोकेशनल है, जो आपके स्किल को बढ़ाते हैं। इसके लिए करिकुलम भी रेडी किया गया है। इसके लिए CBSE अदर में जैसे NIOS बोर्ड है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, एकेडमिक्स लेवल या हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज लेवल पे भी इसको शामिल किया गया है। इसमें क्या है, कुछ स्किल लेवल पे कोर्सेज, जैसे मान लो कि VUT का हो गया, फैशन डिजाइनिंग का हो गया या कंप्यूटर का हो गया, कई सारे ऐसे चीजें हैं जो एक बच्चे के स्किल को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद 3 भाषा सूत्र, वोकेशनल कोर्सेज के बाद 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला दिया गया इसके अंदर। सबसे पहले जो हिंदी स्टेट है नॉर्थ इंडिया के अंदर, जहाँ पे हिंदी ज्यादा बोली जाती है, वो हिंदी इंग्लिश के अलावा कोई भी एक मॉडर्न लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं, यानी 3 लैंग्वेज को पढ़ाना है। एंड इसके अलावा जो नॉन हिंदी स्टेट है वहाँ पे हिंदी, इंग्लिश और जो उनकी खुद की लैंग्वेज, मान लो तमिल है या तेलुगु है, कर्नाटका में कन्नड़ है, जो उनकी लैंग्वेज है उसको चूज कर सकते हैं। 3 लैंग्वेज उनको ये पढ़ना चाहिए, तो 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला दिया गया। बट उनके पास पूरा विकल्प है, वो जो चाहे वो ले सकते हैं, कोई दबाव नहीं है इसके अंदर, ये भी कहा गया। बट न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कुछ चैलेंजेस भी है। अब ये चैलेंजेस क्या है, सबसे पहले चैलेंजेस है यहाँ पे राज्यों का सहयोग, ऑपरेशन ऑफ स्टेट। देखो अपने अपने जितने भी स्टेट हैं उन सबका खुद का बोर्ड है, जैसे बिहार का बिहार बोर्ड है, यूपी का यूपी बोर्ड है, महाराष्ट्र का महाराष्ट्र बोर्ड है, गुजरात का गुजरात बोर्ड है। तो सभी स्कूल्स का जब अपना अपना बोर्ड रहेगा और स्टेट गवर्नमेंट खुद अपनी पॉलिसी बना लेगी, तो नेशनल पॉलिसी जो बनाई गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अब तो ये इंप्लीमेंट कैसे होगी भाई, तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों ना ऐसा हो कि 1 नेशन और 1 एजुकेशन हो, यानी देश के सभी राज्य के लिए एक ही एजुकेशन पॉलिसी होनी चाहिए, ये बेहतर रहेगा। लेकिन अभी सभी स्टेट ने अपनी अपनी एजुकेशन बोर्ड बना रखी है, अपना अपना इनका नियम कानून है, वैसे में दिक्कत आ जाएगी, ये कैसे पास हो पाएगा। इसीलिए नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल बनाई जाएगी, इसमें ये भी कहा गया, और इसके बाद इस टॉपिक पे विचार किया जाएगा। बट जाहिर सी बात है कि स्टेट गवर्नमेंट इसका विरोध करेगी, वो नहीं चाहेगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी हमारे स्टेट में। अब चाहते हैं भाई वो आजाद अपने अकॉर्डिंग नियम बनाना, इसलिए यहाँ पे सहयोग लेना सरकार का काम है, तो ये एक चैलेंज हो सकता है। सेकंड पॉइंट क्या है, महंगी शिक्षा, एजुकेशन काफी एक्सपेंसिव हो जाएगी, क्योंकि इस पॉलिसी के बाद एजुकेशन में जो रिफॉर्म हुआ है इससे काफी लोग अट्रैक्टिव होंगे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के प्रति, और कहीं ना कहीं जो कॉलेजेस वगैरह के अंदर एडमिशन है ये विदेशी लोग भी भारत के अंदर लेने लग जाएंगे। जब विदेशी लोग भारत के कॉलेज में आएंगे तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, और इतनी सीट गवर्नमेंट में होती नहीं है, अब जाएंगे वो प्राइवेट में। प्राइवेट की एजुकेशन की फीस तो आपको पता है आसमान चोरी होती है भाई, तो महंगाई बढ़ेगी, नो डाउट इससे कई बच्चे इसका लाभ नहीं ले पाएंगे, बेनिफिट्स भी नहीं ले पाएंगे। वित्त पोषण यानी कि फाइनेंसिंग, देखो ये कहा गया कि जीडीपी का कम से कम मिनिमम जो हमारा टारगेट रहा है अभी तक 6% का खर्चा करना है एजुकेशन पे, ये करना है, क्योंकि अभी तक हम एजुकेशन पे सिर्फ 2% ही खर्चा करते हैं, जबकि टारगेट ये रखा गया आजादी के बाद से 6% हमें खर्चा करना, जबकि इतना खर्चा नहीं करती है गवर्नमेंट, इसको बढ़ाने की जरूरत है। एंड मानव संसाधन का अभाव, देखो ये तो कह दिया कि एजुकेशन पॉलिसी में ये किया जाएगा वो किया जाएगा, बट जो करवाने वाले हैं टीचर्स, अगर उनके ही पास स्किल्ड नहीं है, वो अच्छे से ट्रेंड नहीं है, तो कितने भी पॉलिसीज लिया सबके सब बेकार रह जाएगी, फेल हो जाएगा। इसलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर ये कहा गया कि प्राइमरी एजुकेशन हो या सेकेंडरी एजुकेशन, टीचर्स को ट्रेन करना होगा, वरना ये समस्या पैदा कर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 21वीं सदी के भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए ये जो एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है बिल्कुल ठीक पॉलिसी है, और सरकार की ये पॉलिसी तारीफ काबिल है। बस इसको लागू करके सभी को इसका फायदा मिले ये जरूर देखना है, और हम सबकी नजर आने वाले समय पर है इसका कितना बेनिफिट होने वाला है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक बहिष्कार यानी कि सोशल एक्सक्लूजन। दैट मीन्स समाज से जब कुछ लोगों का बहिष्कार कर दिया जाए। आपने जरूर सुना होगा, आपने मूवीज के अंदर देखा होगा कि पंचायत बैठती है और कोई जाति से बाहर कोई काम कर दे, कास्ट से बाहर कोई काम कर दे, इंटरकास्ट मैरिज को सपोर्ट कर दे, किसी भी तरीके से, तो उसको समाज से बहिष्कार कर दिया जाता है। और समाज से बहिष्कार एक बार हो जाने के बाद समाज के जितने भी फायदे हैं वो आप नहीं उठा पाए, चाहे व्यक्ति को, पूरी कम्युनिटी को, पूरी ग्रुप को, अब चाहे उनको अपने कास्ट के, जेंडर के, लैंग्वेज एंड रीजन, एज, कलर के वजह से किसी भी तरीके से उनको बहिष्कार किया गया, तो चाहे ये डिस्क्रिमिनेशन ही क्यों ना हो, उनको समाज के फायदा नहीं दिया जाता। और पंचायतों के अंदर आप देखते हो, ये अंग्रेजों के टाइम से ही आज भी ऐसा होता है पंचायतों में। अगर गांव वगैरह के अंदर कोई गलत करता है तो तुरंत पंचायत बैठती है, पंचायत उसका फैसला सुनाती है भाई क्या करना है क्या नहीं करना। तो पंचायत के मेंबर्स काफी सीनियर मेंबर्स होते हैं भाई, जनता ने चुनकर उनको बनाया हुआ है, कहीं ना कहीं इनकी बातें माननी पड़ती है। तो सामाजिक बहिष्कार समाज के अंदर डिस्क्रिमिनेशन पैदा करती है, नो डाउट। अगर आज देखा भी जाए तो इसके काफी नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स है? सबसे पहले समाज का एक वर्ग काफी गरीब की ओर चला जाता है, संसाधन जो रिसोर्सेज है उनका यूज नहीं कर पाता, जिसका बहिष्कार कर दिया। अब वो चाहे लोअर कास्ट का हो, अब चाहे उसका मकसद शादी विवाह से हो, मैरिज से हो, या उसने कोई ऐसा अपराध कर दिया हो, सामाजिक बहिष्कार कर कर लोगों को संसाधनों से वंचित कर दिया जाता है। मानव जीवन को दरिद्रता यानी गरीबी को ढकेल दिया जाता है, भेदभाव इससे बढ़ता है, दो तरफा हो जाता है ये, यानी कि एक जिसने किया है और एक जिसके साथ हुआ है, दोनों के बीच में वैचारिक संघर्ष होने लग जाते हैं, आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट होने लग जाते हैं, जिससे कि आपस में जो वैचारिक मतभेद है, भाईचारे का भावना, ये टूट जाता है। फंडामेंटल राइट्स का डिस्क्रिमिनेशन होता है, इससे वायलेंस होता है, भय का वातावरण, डर का वातावरण फैल जाता है आसपास में, और इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और एजुकेशनल जो डाइवर्सिटी है इसको तो बढ़ावा मिलता ही है, साथ ही साथ जो डिस्क्रिमिनेशन है, पॉवर्टी है, बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये बढ़ते जाते हैं। तो इसमें समाज के लोगों का भागीदारी नहीं होता, पार्टिसिपेशन से इनको बाहर कर दिया जाता है। ये समाज के लिए थोड़ी सी दिक्कत की बात है, और सामाजिक बहिष्कार एक ट्रेडिशन चला आ रहा है भारत के अंदर, इसमें सुधार लाने की जरूरत है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, वो घर की भाषा एक अभाव के रूप, होम लैंग्वेज एज अ डेफिसिट। देखिए यहाँ पे जो इंसान है वो इंसान कम्युनिकेट करता है किसी और से, तो उसके लिए जरिया होता है लैंग्वेज। हमारे पास अपनी एक लैंग्वेज है जो हम समझते हैं और दूसरों को समझाने की काबिलियत रखते हैं। अगर व्यक्ति के पास एक लैंग्वेज है तो जाहिर सी बात है अपनी बातें रख भी सकता है, दूसरे की बातें समझ भी सकता है। बट घरेलू भाषा स्कूल में सिखाई जाने वाली भाषा से अलग हो सकती है, और अगर ये भाषा अलग होगी जो स्कूल में सिखाई जा रही है और जो घर की भाषा अलग है, तो एक बच्चे की जो डेवलपमेंट है या उसकी जो स्किल डेवलपमेंट है उस पर बहुत फर्क पड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि घर की भाषा को ही उसके स्कूल की भाषा हो प्राइमरी लेवल तक, ताकि वो सेकंड लेवल सीखने के बजाय अपनी घर की ही लैंग्वेज में सब कुछ सीखे और वो चीजें जल्दी सीख सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, इसमें आपको यही बताना है कि घर की भाषा या होम लैंग्वेज सीखने से उनको क्या क्या फायदा होता है। सबसे पहले संज्ञानात्मक निहितार्थ इसमें छुपे होते हैं। कॉग्निटिव इंप्लीकेशंस, कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है? इंटेलेक्चुअल, जो आपकी बुद्धि है ये वो बढ़ाती है। अब बच्चे घर पर बोली जाने वाली भाषा के माध्यम से खुद को सीखते हैं, समझते हैं, तो जितनी भी चीजें कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो वो उनको सिंपल चीजें लगती है और समझ में आसानी से आ जाती है। तो घरेलू भाषा में उनकी जो एबिलिटी है वो तेजी से विकसित होती है और वो अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा पाते हैं। नेक्स्ट है शैक्षणिक चुनौतियां, एजुकेशनल चैलेंजेस। देखो जब छात्रों को, जब स्टूडेंट्स को ऐसी भाषा में सीखने के लिए मजबूर किया जाता है जो उनकी भाषा है ही नहीं, जाहिर सी बात है कि उनके सामने काफी चैलेंजेस आती है। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, सांस्कृतिक अलगाव, कल्चरल एलियनेशन या आइसोलेशन। इसमें क्या होता है, घरेलू भाषा में खुद को पूरी तरह से हम जानते हैं और हम अपने आप को व्यक्त भी कर सकते हैं, हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर एक्सप्रेशन हम नहीं कर पा रहे तो जाहिर सी बात है कोई और लैंग्वेज हमें इतनी अच्छे से नहीं आती, इतनी अच्छे से हमें अपनी मदर टंग आती है। इसमें जोखिम उठाना पड़ता है, लेकिन जो हमारी पहचान है इसको खोने का भी डर है। आर्थिक निहितार्थ यानी कि इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस, इसमें क्या होता है, देखो जब लैंग्वेज को लेकर हम काफी संघर्ष करते हैं, मान लो कि इस जगह पे जो लैंग्वेज बोली जाती है, अगर मैं यहाँ पे आ गया हूँ और मुझे वो लैंग्वेज नहीं आती है और मैं यहाँ पे काम धंधा करना चाहता हूँ, तो इससे मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को काफी इंपैक्ट पहुंचेगा, क्योंकि वो लैंग्वेज आनी चाहिए। अब मान लो आपको फ्रांस जाना है काम करने के लिए, तो आपको इंग्लिश आए या ना आए चलेगा, आपको फ्रेंच आनी चाहिए, फ्रेंच नहीं आए तो कैसे काम चलेगा। अगर जर्मनी जाओगे तो जर्मन आनी चाहिए, जापान जाओगे तो जापानीज आनी चाहिए, यानी कि सबकी अपनी अपनी खुद की लैंग्वेज। तो ये चीज जरूरी है कि आपको वो लैंग्वेज भी आनी चाहिए, तभी जाके आपको अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का फायदा मिलेगा, बेनिफिट्स मिलेगा। नेक्स्ट सामाजिक और भावनात्मक परिणाम। जब हम सोशल एंड इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेज की बात करते हैं, तो अगर डोमेस्टिक लैंग्वेज, उनकी जो घर की मदर टंग है, अगर हम उनको उसी लैंग्वेज में एजुकेशन नहीं देते हैं, ना ही समझाते हैं, सिखाते हैं बच्चों को, तो उनका जो इमोशनल अटैचमेंट है ये नहीं हो पाएगा, रिश्ते बनते नहीं, बिगड़ते हैं इससे। इसलिए दूसरों को आपस में जोड़ने के लिए अलगाव की भावना पैदा ना हो, उनकी क्षमता भी बढ़े, इसलिए हमें उनके ही लैंग्वेज में एजुकेशन देना चाहिए। एंड इसके बाद लिंक यानी जेंडर सामाजिकरण, दैट मींस जेंडर्ड सोशलाइजेशन। इसमें क्या होता है, जब जेंडर के आधार पर एक व्यक्ति को समाज के और व्यक्ति के साथ या समाज के और लोगों के साथ जोड़ दिया जाता है। बट इसके अंदर आपको ये समझना होगा कि लोगों को जोड़ने का काम करता कौन है। आखिर जेंडर के बाद समाज में कहाँ से निकल कर आता है? सबसे पहले पेरेंट्स से, घर के अंदर, उसके बाद शिक्षक यानी कि टीचर्स के द्वारा, और मीडिया यानी कि सिनेमा, न्यूज़पेपर, बुक्स वगैरह के द्वारा।
क्लियर है? तो अब हम ये जानते हैं कि जेंडर समाजीकरण का मतलब क्या होता है। जेंडर समाजीकरण या जेंडर सोशलाइजेशन का मतलब होता है कि जो जेंडर की प्रॉब्लम है, मेल या फीमेल, गर्ल्स या बॉयज की ये जो प्रॉब्लम है, ये सिर्फ घर से नहीं बल्कि ये घर से बाहर निकलकर समाज तक की प्रॉब्लम पहुंच गई है। उसका समाजीकरण हो गया, इसका सोशलाइजेशन हो गया। अब कैसे हुआ ये? मान लो एक घर के अंदर लड़के लड़की में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, समाज में कहीं वो नहीं हो रहा है, से बातें हो रहा है। आप अपने भाई के साथ शाम को निकल जाओ, बाहर वाले या समाज के लोग यही सोचेंगे कहीं अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही है। तो सोसाइटी में जो लोग हैं उनके नजरिए में सबसे पहले सोच यही आएगी, भाई अरे भाई पक्का इसका बॉयफ्रेंड होगा यार। अगर आप किसी अपनी बहन के साथ जा रहे हो तो ये बोल देंगे भाई ये देख अपने गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा है। यानी सोसाइटी में ये नजरिया बन चुका है, ये पर्सपेक्टिव है, इसको चेंज करना जरूरी है। तो ये कहाँ से निकल रहा है? सबसे पहले फैमिली, परिवार से निकलता है। उदाहरण के लिए एक बेटा अपने पिता के साथ खूब मजे ले सकता है, मिसबिहेव भी कर सकता है, लेकिन एक माँ अपनी बेटी को खरीदारी करने के लिए बाजार मार्केट लेकर जाती है, या अपने माँ के साथ वो ऐसा करती है, पापा के साथ ऐसा नहीं। तो बच्चों की जो परवरिश है उसकी शुरुआत ही इस तरीके से होती है कि जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो घर से ही मानी जाती है। तो घर का यानी फैमिली का इसमें रोल होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन घर से नहीं होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट है स्कूल। दैट मींस स्कूल में क्या होता है कि देखो टीचर्स के द्वारा भी कभी कभार मान लो कोई स्कूल्स है तो उसके अंदर गर्ल्स और बॉयज के नाम पे भी जो डिस्क्रिमिनेशन है वो स्कूल्स के अंदर भी हो जाता है, अभी देखने को मिलता है। अब मान लो कोई लड़का रो रहा है, अरे देख लड़कियों की तरह रोने लग जाता है, तो लड़कियों की तरह रोने लग जाता है, इसका मतलब क्या है? तो यानी जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो स्कूल्स में होने लग जाता है। आप खुद देख लीजिए, आपके आसपास कोई रो रहा होगा तो हम में से भी कई लोग ऐसा बोल देते हैं, एक लड़की की तरह रोने लग गया, देख लड़की की तरह रो रहा है, देख लड़की की तरह हंस रहा है। भाई क्यों भाई? क्या मतलब ये ठप्पा लगा देगा लड़की की तरह रो रहा है? मतलब तो ये डिस्क्रिमिनेशन कहाँ से क्रिएट हुआ? स्कूल, सोसाइटी, आसपास के लोग, आस पड़ोस, यहीं से निकल कर आया है। नेक्स्ट है मीडिया। मीडिया में फिल्में हैं, टीवी है, किताबें हैं, आपने पक्का सुना या देखा होगा कई ऐसी मूवीज हैं जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को लेकर बनती है। तो कई ऐसी मूवी के अंदर महिलाओं को तो सिर्फ गुड्स माना जाता है अपनी फिजिकल सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए। बस एक महिला यही है, अब वो चाहे खूबसूरत हो या बस। कई मूवीज के अंदर तो एक काले गोरे का भेदभाव दिखाया जाता है। कहीं ना कहीं ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात भी आ जाती है इसके अंदर, महिला और पुरुष। एक घर के अंदर एक बेटा है तो उसको सब कुछ मिलेगा, एक बेटी को बेटी होने के कारण उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। जाहिर सी बात है पूरा गलत है ये। जेंडर समाजीकरण की प्रथाएं, कस्टम चली आ रही है, जैसे पुरुष महिला भेदभाव, जाहिर सी बात है समाज में होता है। भूमिका आवंटन, आप जरा देखोगे काम को भी तो पुरुष संसाधनों की देखभाल करेंगे, रोजी रोटी के लिए पैसा कमाने बाहर जाएंगे, लेकिन एक महिला परिवार की देखभाल करेगी, बच्चों को देखभाल करेगी, बस यही। यानी काम तक डिवाइड कर दिया गया। हाँ आज जरूर है कि चार दीवारी तोड़कर महिला आज आगे निकल रही है हर एक सेक्टर के अंदर, लेकिन ये ट्रेडिशन जो चला आ रहा है ये कई गाँव कस्बों के अंदर आज भी है। ये जेंडर आधारित दृष्टिकोण का विकास, यानी कि आज हमें डेवलपमेंट करना होगा। क्या लड़कियों से सभी प्रकार के घरेलू कार्य की अपेक्षा की जाती है, आज इसमें चेंजेस लाना होगा। घरेलू काम ही क्यों करेगी वो? बाहर भी तो कुछ कर सकती है। उसको अपने स्किल को डेवलपमेंट करने, अपनी कैपेबिलिटी को दिखाने, देश को आगे बढ़ाने का पूरा मौका मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाए वो भी। लड़कों से ये अपेक्षा की जाती है क्योंकि सोसाइटी क्या करती है, सोसाइटी जेंडर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन करती है। लड़कों को कहती है लड़के बाहर काम करने वाले हैं, लड़कियां बस घर का काम करने वाली है, बस बाहर का काम लड़कियां करने के लिए बनी ही नहीं है। तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन करके जेंडर को ही तो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं भाई, मेल और फीमेल, गर्ल्स एंड बॉयज। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि समाज और परिवार दोनों का सेम कंट्रीब्यूशन है। इसलिए जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर एक हमें ऐसा मानदंड कायम करना होगा जहाँ पे समावेशी हो, जहाँ पे इंक्लूसिव सभी लोग, महिला हो, पुरुष हो, मेल हो, फीमेल हो, गर्ल्स हो, बॉयज हो, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के एजुकेशन ले और सोसाइटी में अपना बहुमूल्य कंट्रीब्यूशन दे। आई होप आपको जितने मैंने क्वेश्चन समझाए हैं ये समझ में आ गए होंगे। बस इतने ही क्वेश्चन है आपके पूरे सिलेबस के अंदर। आई होप आपको मैंने जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं ये समझ में आ गए होंगे। एक बार इस वीडियो को देख लेने के बाद अगर आपने उस नोट्स को पढ़ डाला जो काफी एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाए गए हैं और बहुत बेहतरीन नोट्स है, इस नोट्स को पढ़ लेने के बाद आप एक भी पॉइंट्स भूलोगे नहीं और एग्जाम में आपका हाथ नहीं रुकेगा और आप लिखते रह जाओगे। नोट्स को डाउनलोड करने के लिंक नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसमें सिर्फ सिलेक्टेड 10 से 12 क्वेश्चन दिए गए हैं, वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और इसके अलावा आपको कुछ पढ़ना भी नहीं है। जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे आपके सामने ये नोट्स ओपन हो जाएगा, चाहे आप सेमेस्टर 3rd में हो या आप चाहे सेमेस्टर 5th में हो। आप नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए, दोनों में सिलेबस बिल्कुल सेम है, एक भी % का अंतर नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने इस नोट्स को पढ़ डाला, कसम से कहता हूँ लाइव झिंगा लाला, बहुत मजा आएगा और नंबर भी आपके एग्जाम में फुल भर के आने वाले हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगता है। सब जगह इसको शेयर कर दीजिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना प्यार बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।